सभी को सादर प्रणाम। जय गुरु जी, जय न्यूटन। आज के इस पावन गुरुवार के आश्रम प्रसाद सत्र में हमारे बीच एक अत्यंत अनुभवी और समर्पित व्यक्ति उपस्थित है, श्री अरविंद पाटीदार जी। इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी श्री अरविंद पाटीदार जी एक प्रख्यात न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ है। वर्ष 2010 में शक्ति टीवी के माध्यम से इस आध्यात्मिक और स्वास्थ्य यात्रा से जुड़े अरविंद जी ने केवल स्वयं गुरु जी के ज्ञान को आत्मसात किया, बल्कि पिछले कई वर्षों में अनगिनत लोगों को इस मिशन से जोड़कर गुरु सेवा और प्रचार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आज वे हमें न्यूरोथेरेपी के उन गूढ़ रहस्यों को अवगत कराएंगे जहां शरीर की प्राण शक्ति मतलब वाइटल फोर्स, थर्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन जैसे वैज्ञानिक विषयों को गुरु जी के आशीर्वाद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति के संगम से, प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी कि न्यूरोथेरेपी के संगम से समझाया जाएगा। आइए हम सब मिलकर हृदय से श्री अरविंद पाटीदार जी का स्वागत करते हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपकी वाक्य शैली गजब की है। आपकी चातुर्यता वाक्य शैली की शानदार है। गजब बोलते हैं आप, बहुत शानदार बोलते हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आपकी पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार करते रहें और न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाते रहें, उसको अपनी व्यवस्था में पहुंचाते रहें। जिस गुरु ने हमें विधा सिखाई थी, उसने सिखाते सिखाते हमें ये चीज भी सिखाई थी, मतलब हम लोगों ने वही प्रण लिया था और जो लोग सीख रहे हैं वो भी प्रण ले कि हमें इसको बढ़ाना है, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाना है। क्योंकि जो न्यूरोथेरेपी से जुड़ा हुआ है वो हरि की कृपा से जुड़ा हुआ है, गुरुजी कहते थे, और उसका एक मात्र लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा पाए और न्यूरोथेरेपी उसका माध्यम बने, जो सबसे जबरदस्त माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम है। तो आपको, आपकी पूरी टीम को जो है मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूँ और इस तरीके से काम करती रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है न्यूरोथेरेपी का जो ग्रुप है उस पर मैं लगातार आपके जो है एफर्ट को देखता हूँ। रेगुलर क्लास कराते हैं, रोज जुड़ते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं। ये बिल्कुल दर्शाता है कि आप भी उसी गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु के मैं शिष्य हूँ और आप नए नवयुवक है और इस कार्य को संभाल रहे हैं। ये बहुत शानदार कर रहे हैं। तो जो लोग क्लास में जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयां हो और स्पेशली ये त्रिमूर्ति जिनने जो अभी कमाल करके दिखाया इन पिछले सत्रों में, वो कमाल का था। बहुत आनंद आए, बहुत मजे आए उन सब चीजों को जानने में। हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें वापस से वेद पढ़ने का मौका मिल रहा है और आचार्य जी हमें वेद पढ़ा रहे हैं। मेरा शुरू से जब से मैंने न्यूरोथेरेपी जैसे मैं सन 2000 में करके आया था, 10 में करके आया था और जो है उसके बाद से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं जब से कहता था कि आपको न्यूरोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, तो जो वेद पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी। तो एक ऐसा भाव मेरे अंदर है कि यार वेद को पढ़ने से जो है बहुत कुछ चीजें सीखी जा सकती है। लेकिन मैं जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार वेद को पढ़ता है, लेकिन मैं कई बार निवेदन करता हूँ कि आप वेद को बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ें। आप जैसे 240-50 पेज के आसपास वेद में, तो 15 पेज का रोज का रूटीन बना के यार 15 पेज मुझे रोज पढ़ना है। और जो स्वयं से सीखेंगे आप उसको पढ़ के देखो, आधार बन गया है आपका। आचार्य जी ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, पंडित जी ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है और मेरे खुद के जो गुरुदेव जिन्होंने मुझे पढ़ाया, अनूप जी, मुकेश जी, आचार्य जी, उन्होंने भी आपको पढ़ा दिया है। तो बहुत शानदार हो गया। लेकिन आपके जीवन में यदि आप न्यूरोथेरेपी से बदलाव चाहते हैं तो आपको स्वयं को भी वेद पढ़ना होगा और कई बार पढ़ना होगा। जब वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो न्यूरोथेरेपी बढ़ेगी, उसका प्रचार प्रसार होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा एक ट्रीटमेंट के प्रति, तो आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन जाएंगे। जब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन जाएंगे तो आपके पास पेशेंट बनने लग जाएंगे, तो आपकी उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी और न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। देखिए, न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार में केवल न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, आपकी भी उन्नति होती है। मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि जो न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के बाद में एक दूसरे परिवार के आपके साथ संबंध होते हैं, उतना किसी मेडिकल फील्ड में आप लोगों के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं बना सकते। कई लोग होंगे, आपने इस चीज को माना भी होगा कि हमारे इतने बढ़िया संबंध है दूसरे लोगों से जिनको हम जानते ही नहीं थे, लेकिन वो हमारे पेशेंट है, बाहर के पेशेंट है, आपसे 200 किलोमीटर दूर के, और आपका कोई परिचित उनके यहाँ फंस गया, कोई परेशानी आ गई और आप उसको फोन लगा दोगे ना, तो आपके लिए 1 मिनट में वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। तो न्यूरोथेरेपी आपकी व्यवस्था को सुधारती है, आपका मान सम्मान बढ़ाती है। तो मान सम्मान बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कि आप न्यूरोथेरेपी, एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बने।
और अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए मेरे पास कुछ चीज है, तो एक ही चीज है, वेद पढ़ोगे तो बढ़ोगे। सबसे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक सेल्फ खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। तो वेद पढ़ना बहुत जरूरी, वेद आप लगातार पढ़िए, मेरा बार बार निवेदन है आपसे, जो वेद पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ऐसा आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप जहां से आपको लिंक मिली है, उस पर भी आपको जब सब समय मिले तो आप उसमें लिख के जरूर शेयर करिएगा, और कोशिश करिए कि ये जो है जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट है उनके पास में ये एक बात पहुंचे मेरी, कि अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि वेद पढ़ना है ना। अब आज हमारे पास में कुछ विषय हैं, एक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, एक वाइटल फोर्स है, और एक थर्मो रेगुलेशन है। इन 3 विषयों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, बहुत सामान्य विषय है, बहुत जो नए थेरेपिस्ट है उनके लिए ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन 99% लोग जानते होंगे, लेकिन जो भी नहीं जानते तो इतने बड़े शब्दों के चक्कर में आप पढ़ना मत, बहुत सिंपल सी चीज है। जब मैंने भी मेरी लाइफ का सबसे पहली बार जब न्यूरोथेरेपी का कोस्टोस्टोकाइनिन एक वर्ड सुना था, एक एंजाइम्स का नाम सुना था, तो बड़ा दिक्कत हुई थी कि यार ये नाम कैसे याद रहेगा। लेकिन जब बार बार कोई चीज आपके जीवन में घटना घटती है, बार बार आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन और वाइटल फोर्स आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के सत्र में इसको इस लेवल पे आपको मैं डिलीवर करूं, इस तरीके से आपको बताने का प्रयास करूं कि आप कल से ही, मतलब आज शाम से ही आप चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें, इसका यूज कर सके इसके लिए, और आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसका पूरा सार जो मैंने समझा है, मेरी लाइफ में जो मैंने अनुभव किया है, उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली में हम लोग क्या, जैसे बैक पेन का, नी पेन का, सर्वाइकल पेन का बहुत अच्छे से इलाज कर लेते हैं। हमें मालूम है कि यार ब्लड के पीएच को मैनेज करना है, डाइजेशन को ठीक करना है, कुछ हार्मोन्स को सुधारना है, और हम जो है हमारे पेशेंट को ट्रीट कर जाएंगे बहुत आसानी से। सर्वाइकल के पेशेंट हम 90% पेशेंट को हम जो है एक सिंपल सा ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट, एहेपरिन या फॉर्मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 3 देके बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ गंभीर बीमारी आती है हमारे पास। गंभीर कैसे? मतलब सर्वाइकल का ही पेशेंट आया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसको कभी सिर दर्द भी होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी मोशन ठीक नहीं आते हैं, और कभी कभी उसकी आंखें भी वीक हो रही है, मतलब मल्टीपल तरह की डिजीज हो रही है, उसका शरीर पूरी तरीके से डिजीज से ग्रस्त हो रहा है, कई सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आ रहे हैं। जब कई सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में आते हैं तो हमें शरीर के विज्ञान को और ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। ये भी शरीर का विज्ञान है जिसका उपयोग हम करते हैं, ब्लड का पीएच का उपयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं ब्लड के पीएच का? क्या हमारा ब्लड का पीएच जो है 7.35 से 7.45 के बीच में होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी इनबैलेंस होता है, नॉर्मली हम जैसे कि किसी पेशेंट को बोलते थे यार एसिड बढ़ा हुआ है, उसका पीएच गड़बड़ हो गया है, तो नॉर्मली पीएच गड़बड़ कभी नहीं होता है, वो एक तरफ झुकता है। मतलब शरीर को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, या तो एल्कली को फिल्टर करने के लिए या एसिड को फिल्टर करने के लिए। हम जैसे उसकी मदद कर देते तो हमारा पेशेंट ठीक होने लग जाता है, डिजेनरेटिव डिजीज भी ठीक होने लग जाती है, पेन भी कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है, कई सारे तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। तो हम बहुत ज्यादा न्यूरोथेरेपी यूज करते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक जो है ब्लड के पीएच को मैनेज करने का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे शरीर के अंदर, जिसका एक बैलेंस होना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर बैलेंस में रहता है, लेकिन जरा सा उसका उपयोग करके, जैसे ब्लड का पीएच भी हमेशा मैनेज रहता है, हमारा सिस्टम लगातार उसको मैनेज करने के लिए काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? एवरी सेल्स में एक बफर सिस्टम होता है जो ब्लड के पीएच को मैनेज करने का काम कर रहा है। हमारे लंग्स लगातार ब्लड के पीएच को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। हमारी किडनी लगातार ब्लड के पीएच को मैनेज करने का काम कर रही है। लेकिन तब भी हम बोलते हैं यार कि एसिडिक बॉडी हो रही है, अल्कलाइन बॉडी हो रही है, हम जैसे हमारा ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को आराम हो जाता है। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसको यदि हम थोड़ा सा उसका यूज करें, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर दें, तो हमें कई सारी बीमारियां जहां पर कभी कभी हम अटक जाते हैं, जहां रिजल्ट नहीं मिलते, इन चीजों ये चीजें मेरे पास में कभी, मैं भी नॉर्मल ट्रीटमेंट देता था, ऐसे ट्रीटमेंट देता था, और रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते थे, 20 पेशेंट में से 1-2 पेशेंट आए जहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या बहुत स्लो आ रहे हैं, या ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा जब डीपली उसको समझने की कोशिश की गई तो वहाँ बहुत अच्छी चीजें समझ में आई कि जैसे हम ब्लड के पीएच को मैनेज करते हैं, ऐसे हमारे शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन का मैनेजमेंट का काम भी होता है। और यदि हम इसका थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो हम न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छे जो है हमारे ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा अप्रोच जा सकता है, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे अच्छे तो हमारा अप्रोच बढ़ेगा, न्यूरोथेरेपी बढ़ेगी। तो रिजल्ट को बेहतर करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन को थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? हमारे शरीर में
देखिए हमारा शरीर ठीक रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए एक वर्ड यूज होता है मेडिकल साइंस में जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को मैनेज करना मतलब क्या, अंदर का जो इन्वायरमेंट है, हमारे शरीर के कुछ इन्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इतना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना होना चाहिए, हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल इतना होना चाहिए, विटामिन B12 का लेवल इतना होना चाहिए, विटामिन D का लेवल इतना होना चाहिए, हमारा न्यूट्रोफिल्स का लेवल इतना होना चाहिए, हमारे TSH हार्मोन्स का लेवल इतना होना चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर में बॉडी का टेम्परेचर का भी एक लेवल होता है, उस लेवल के बीच में हमारा बॉडी का टेम्परेचर चलना चाहिए, और उतना ही हमारे बॉडी में बॉडी वाटर बैलेंस होना चाहिए। यदि वो वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर है, देखिए मैं यहाँ दो चीजें साथ में लेके चलूंगा, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि हमारी क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा आपको दोनों चीज साथ में समझ में आए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, और थोड़ा सा रिलेशन के साथ हम समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, इसको बहुत आसानी से समझा जाएगा। तो हमारे शरीर का आप समझेंगे ना, तो सबसे ज्यादा भाग किस चीज का है, हमारे जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, या हमारे शरीर की बात करते हैं, मनुष्य शरीर की बात करते हैं, तो 50% से एबव, मतलब यदि कोई व्यक्ति 50% से ऊपर है तो बहुमत में है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में 60% से ज्यादा लगभग लगभग बॉडी के अंदर पानी होता है, वाटर होता है। तो ये वाटर को बैलेंस करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपल सा उसका लॉजिक है और कुछ भी नहीं, सिंपल सा, केवल ऑस्मो रेगुलेशन जो है हमारे शरीर में वाटर के बैलेंस को बैलेंस करने को बोलते हैं। हमारा शरीर उसके लिए काम करता है, उसको एक जवाबदारी दे रखी है कि भैया आपको TSH हार्मोन के बीच बना के रखना, उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो है वाटर के बैलेंस के लिए भी एक पूरा सिस्टम काम करता है, उसको बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें हमारी किडनी हेल्प करती है, हमारे स्किन हेल्प करती है, कई सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसको हेल्प करती है ना। दूसरा, हमारे शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो होता है बॉडी का टेम्परेचर, उसको भी रेगुलेशन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा फंक्शन करती है। यदि इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए तो व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड के pH के अंदर दिक्कत आना शुरू होती है, उसी तरीके से यदि बॉडी के अंदर वाटर थोड़ा इनबैलेंस हो जाए या बॉडी का टेम्परेचर इनबैलेंस हो जाए तो शरीर के अंदर बीमारी होने लग जाती है। ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज तो होती है कि बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया तो बहुत बड़ी बीमारी होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत बड़ी बीमारी होगी, लेकिन कभी कभी हम बीमारियों को ठीक करने के लिए इस बॉडी का टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे हम ब्लड के pH का यूज करते हैं, एसिडोसिस और एल्कलोसिस के ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे ही हम जो है बॉडी के टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं और बॉडी के वाटर लेवल का भी यूज कर सकते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम दे सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में इसका अप्रोच कैसे किया जाएगा, उसको कैसे समझा जाएगा, वो भी हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम वापस से थोड़ा सा आते हैं कि हमारे शरीर में वाटर बैलेंस एक तो जरूरी है, आप ये समझ के चलिए क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, अलग अलग लेवल पर, जैसे कि एक ह्यूमन हूं, एक आदमी हूँ, न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, नॉर्मल समझिए, तो मुझे अपने लेवल पे पानी के बैलेंस को बॉडी में बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा हमारा लेवल हो गया कि हमें एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट, यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसकी बॉडी में वाटर लेवल इनबैलेंस है तो उसके लेवल को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, दोनों चीजें। तो व्यक्ति कहाँ अपने बॉडी में वाटर के लेवल को इनबैलेंस कर लेता है, सबसे पहले उस बात को समझिए आप। मेरे अनुभव में ये बातें, मैंने लोगों के पास में जिज्ञासा, मतलब लोग बड़े आए कि सर हम बीमार क्यों हैं, हम तो 2 लीटर सुबह से रोज पानी पीते हैं, हमें जो है व्हाट्सएप से ज्ञान, या बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया कि सुबह सुबह उठ के गुनगुना 2 लीटर पानी पियेंगे तो आप हेल्दी रह जाएंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप बीमार हैं, बॉडी में वाटर फ्लूइड की कमी है, तो क्या कारण है, आखिरकार क्या चीजें बिगड़ रही है। तो एक सामान्य स्तर पे देखा जाए तो पेशेंट क्या गलती करता है, जो जहां पर वो पानी की गलती करता है। एक बात वापस से मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारे शरीर में वो वाटर का है। यदि हम इसको बैलेंस कर लें तो आप देखिए कि आप शरीर के 60% हिस्से को मैनेज कर लेते हैं, मतलब बहुमत को आप पा लेते हैं। अब आप मर्जी पड़े वैसे सरकार चला लीजिए, क्योंकि बहुमत आपके पास में है, तो वोटर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक पेशेंट के तौर पे पेशेंट क्या गलती करता है, देखिए पानी का एक राज है। एक पेशेंट मेरे पास में आए थे, आज से करीब करीब 2014 की बात है, 13 या 14 की बात है। उनकी फैमिली पूरी मेरे पास में ट्रीटमेंट करवा रही थी और वो मेरे पास में आए। उनकी उम्र उस समय 96 ईयर एज के थे और बड़े फिट एंड फाइन थे, मतलब बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में।
जब सारा परिवार हमारे पास थेरेपी लेने आता था तो वो भी हमारे पास थेरेपी लेने के लिए आ गए साहब, आए और सारा परिवार उनसे बड़े अच्छे से मिला, सबको थेरेपी वेरेपी करवाई। और जो है बाद में उनसे मुलाकात में कि आप किस लिए आए, आप बोले आपसे मिलने आए। उनके घर वालों ने बोला कि आपसे मिलने आए। वो थोड़ा सा ऐसा लगा, सब लोग चर्चा कर रहे थे कि अरविंद भैया अरविंद भैया अरविंद भैया अरविंद भैया की चर्चा कर रहे थे। तो परिवार के मुखिया ने बोला कि यार मुझे भी अरविंद भैया से मिलना है, कौन से अरविंद भैया ठीक कर रहे हैं, इनको भी, मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं उनसे मिला और मिलने के बाद मैंने उनको देखा तो क्या यार ये गजब के, मतलब उनके चेहरे पे गजब की चमक थी, बहुत शानदार थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मैं मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पास मिलने आए, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा आपके पास जीवन जीने की कला है, उस कला का कुछ भाग मुझे सिखा पाए आप तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सिखा देता हूँ। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा अभी समय नहीं, मेरे पास पेशेंट काफी देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपका समय छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं तो आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप घर आ जाओ। मैंने उसी दिन का क्लिनिक खत्म करा और उनके घर घर पहुंच गया। और हमारी चर्चाएं लगभग लगभग समझो कि रात में 3 से 4 बजे तक वो चर्चाएं चली, जो शाम को 6 बजे से मैं बैठ गया था। और मैं उनके घर पे 3 4 5 बार गया, क्योंकि मुझे समझना था कि वो क्या बताते। तो उन्होंने मुझे पानी के बारे में एक सबसे बढ़िया चीज बताई। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, बोले अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा, सबसे जरूरी उन्होंने मुझे बताया कि लोग सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं वो करते हैं पानी के सब्जेक्ट में। बोले आप जानते हैं शरीर के अंदर कितना पानी, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि व्यक्ति पानी का चुनाव, पानी के साथ जो संबंध बनाता है, यदि उसको बेहतर कर ले तो उसके जीवन में आनंद आ जाएंगे। मैंने कैसे? बोले पानी पीने, कितना पानी पीना चाहिए? तो मैंने बताया, मैंने कि सुबह सुबह उठकर 2 लीटर पानी पी लीजिए और दिन में आपको जो है 2.5 से 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ा गलत है, ये आपको जो आप अभी तक सिखाया है ना, एक नई चीज सिखाता हूँ मैं। मैंने क्या? बोले पानी पीने का एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। इनके ऐसा क्यों? बोले भगवान ने अलार्म लगा के रखा है, ऊपर वाले ने। जब भी आपके सेल्स के अंदर या शरीर के अंदर वाटर की कमी होगी तो बॉडी आपको सिग्नल देगी पानी पिलाने के लिए, वो प्यास लगाएगी। और उस समय जब आप पानी पीते हो तो आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहोगे। और यदि प्यास नहीं लग रही और पानी पी रहे हो, देखो हाइड्रेशन, एक डिहाइड्रेशन होता है, एक अवर हाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन से तो लोग बीमार होते हैं, लेकिन अवर हाइड्रेशन से भी लोग बहुत बीमार होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। उनको एक बीमारी चालू हो जाती है ओवर हाइड्रेशन से मितली की, उनको लगता है लीवर खराब हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एल्कली ज्यादा बढ़ गई शरीर में पानी पी पी के, वाटर लेवल इनबैलेंस हो गया शरीर में पानी पी के शरीर इतना बॉडी में वाटर फिल्टर नहीं कर पा रही जितना वो पानी पी रहे। तो उन्होंने एक नियम बताया कि पानी पीने का एक ही नियम है, कि पानी पीने का कोई नियम नहीं है, पानी पीने के साथ कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं करे। पानी पीने का केवल एक ही नियम है कि जब भी आपको पानी की प्यास लगे, जब पानी पिए। बोले भगवान ने अलार्म रखा के रखा, वो बैलेंस करता है, जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो पानी पिलाता है। फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है या आपको जो सुबह सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीना है। बोले एक व्यक्ति 6 फीट का है, उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, जो 4 फीट का है उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। वो सर्दी में, अभी हाल फिलहाल सर्दी का समय है तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, गर्मी का समय है तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, बारिश का समय है तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी किडनी की फंक्शन कम है या ज्यादा है तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो ये बॉडी सेल्फ डिसाइड करती है। यदि आपने इसका सेल्फ डिसीजन इसके ऊपर छोड़ दिया तो आप वाटर लेवल को बैलेंस कर पाओगे बहुत आसानी से और बहुत मजेदार तरीके से। और यदि इसको बैलेंस कर लिया तो आप समझ लेना कि 60% जो आपके शरीर का हिस्सा है उसके साथ आपने न्याय करना शुरू कर दिया है, मतलब उसको आपने समझना शुरू कर दिया है। तो एक ही नियम है पानी पीने का, कि पानी पीने का कोई नियम नहीं है। सबसे बढ़िया, जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, आपको प्यास नहीं लगे आप पानी मत पीजिए। जो व्यक्ति, मैंने मेरे क्लिनिकल लाइफ में देखा है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह 2 लीटर उठ के पानी पिएगा, लगातार उसकी आदत बनी हुई है, आप देखेंगे कि उसकी मसल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। हमारे एक चीज समझेगा आपके, हमारे जो सेल्स है ना, सेल से मिलकर ऑर्गन बना हुआ है। तो सेल्स का काम क्या होता है? सिकुड़ने और फैलने का। एक ऑर्गन के फंक्शन होता है ना, लीवर जो केमिकल्स बनाता है, पेनक्रियास जो केमिकल्स बनाता है, थायराइड ग्लैंड जो केमिकल्स बनाता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो केमिकल बनाती है, उनके अंदर के जो सेल्स हैं उनकी जो प्रोसेस है काम करने की है, वो सिकुड़ने की और फैलने की है। तो वो कैसे सिकुड़ेंगे? यदि वो बहुत ज्यादा टाइट हो गए तो सही से सिकुड़ नहीं पाएंगे या फैल नहीं पाएंगे, तो वहां परेशानी आएगी। तो जो सुबह सुबह बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पानी पी रहा है उसके ऑटोमेटिक सेल्स जो है उनमें एट्रोफी आ जाती है।
और एट्रोफी आने के लिए के कारण से वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते। और मैंने देखा है मेरी क्लिनिकल लाइफ में, आप भी जब अनुभव करेंगे ना तो आप देखेंगे जहां मसल्स बहुत ज्यादा हार्ड है, किसी पेशेंट को हाथ लगाने टच करने से, आप उससे पूछोगे सुबह सुबह 2 लीटर पानी पीते हो? डॉक्टर साहब 10 साल से पी रहा हूँ। 90% पेशेंट आपसे बोलेंगे साहब 10 साल से मैं 2 लीटर पानी पी रहा हूँ। जहां मसल्स हार्ड पाए गए, और ज्यादा मसल्स हार्ड पाए गए तो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं करेंगे। तो पानी पीने का एक ही नियम है कि पानी पीने का कोई नियम नहीं। शरीर खुद आपको बताता है कि इस मौसम में आपको कितने पानी की आवश्यकता है और कितने पानी की आवश्यकता नहीं है। ये एक पेशेंट जो है, एक मरीज लगातार गलती करता रहता है और कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। स्पेशली जिन लोगों को माइग्रेन होता है, देखो एक महिला होती है जो काम के कारण से पानी पीना भूल रही है, मतलब उसको पानी की प्यास लग रही तो भी पानी नहीं पी रही, वो गलत है। वो उसको ये समझाना है आपको, एक पेशेंट को, कि भैया पानी की प्यास लग रही है तो पानी पीना आपको, लेकिन आपको पानी की प्यास नहीं लग रही और तो भी आप पानी पी रहे हैं, तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा सा दुरुस्त करिए, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करिए। तो पानी का एक चीज तो सिंपल सा सिद्धांत हो गया। दूसरा एक चीज आप नॉर्मली समझ के चलिए कि हमारे जैसे कि हमारे खेती बाड़ी की मुझे, तो हम लोग है ना, जैसे बारिश होती है ना, बहुत तेजी से बारिश होती है, तो पानी बह के निकल गया। कुछ लोग बोलते हैं व्यापारी लोग के बढ़िया हो गया, आप तो आपके मजे हो गए, आपको पानी बहुत गिर गया। तो हम बोलते हैं मजे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो बारिश बहुत तेजी से हुई वो क्या हुआ, गिरा और बह के निकल गया। एक बारिश वो होती है जो झिमझिम करके गिरती है, धीरे 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 गिरती है, वो हमारे जमीन के अंदर झिमती है। झिमती मतलब रस्ती अंदर घुसता है उसका पानी, और हमारे वाटर लेवल बढ़ता है, मतलब हमारे कुएं में पानी आने लगता है। कुएं में पानी कब आता है? बहुत बारिश हो, एकदम से बारिश हो गई और गिर के निकल गई, उससे कुएं नहीं भराते हैं। कुएं या बोर में पानी तब आता है जब बारिश धीरे धीरे होती है और पानी धीरे धीरे जमता है, नीचे जमता जाता है, वैसे वैसे हमारे बोर का लेवल और वाटर लेवल बढ़ता जाता है। तो पानी पीने में यदि आप पानी की सेल्फ तक पानी पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पानी धीमे धीमे पीना पड़ेगा। उसमें उन्होंने मुझे दूसरी बात बताई, एक ये बताई कि पानी पीने का कोई नियम नहीं होता है, पानी की प्यास शरीर खुद लगाता है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और यदि आप ध्यान देते हैं तो आप शरीर के 60% हिस्से को, जो भी आप मानते हैं, उतने हिस्से को आप बहुत अच्छा आसानी से मैनेज कर पाएंगे। दूसरी उन्होंने एक चीज बताई कि पानी को आपको आराम आराम से धीरे धीरे करके पीना चाहिए। तो देखो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरी क्लिनिकल लाइफ में देखा है कि छोटी छोटी बातें आपके रिजल्ट को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर सकती है, बढ़ा सकती है। अभी हम एज अ पेशेंट, मतलब एक पेशेंट लेवल पे इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी में इसका किस तरीके से अपन यूज करेंगे वो एक डिफरेंट चीज है, और उसमें बड़ा मजा आने वाला, इतना बढ़िया फार्मूला है इसका। अभी एक मित्र है न्यूरोथेरेपिस्ट, उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा फार्मूला, देखिए ये कुछ कुछ बोलते हैं ना छोटे बम बड़ा धमाका वाला होते हैं, ऐसे न्यूरोथेरेपी में छोटे छोटे पॉइंट कमाल करते हैं। लेकिन उसके बारे में आपका जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। और रिसर्च कब अच्छी होगी? जब आप वेद पढ़ेंगे। वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जब तक वेद नहीं पढ़ेंगे जब तक बढ़ेंगे नहीं। आप कितना भी मुझसे पढ़ लो, आप चाहे आचार्य जी से पढ़ लो, चाहे आप जो है महादेव जी से पढ़ लो, एक बार तो आपको वेद की स्टडी स्वयं को करना पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। और वेद पढ़ेंगे और फिर दिमाग नए तरीके से सोचना शुरू करेगा, और नए तरीके से जो सोचना शुरू करेगा, जब आप एक नई थेरेपी पेशेंट को दोगे और उससे पेशेंट ठीक होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो जो पेशेंट ठीक हुआ है वो आपकी लाइफ में एक स्टोरी देके जाएगी, और वो स्टोरी आप जब लोगों को बताओगे तो लोग आपका लोहा मानेंगे, आपका न्यूरोथेरेपी में नाम और वर्चस्व बढ़ेगा। आप अच्छे स्टोरी टेलर बनना चाहते हो तो आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ोगे तो बढ़ोगे। चलिए वापस से हम आ जाते हैं वाटर के ऊपर। तो झिमझिम पानी गिरता है तो शरीर के कुएं का पानी बढ़ता है। तो यदि आप धीमे धीमे पानी पीते हैं और आसानी से पानी पीते हैं तो आपके सेल्युलर लेवल तक पानी जाने लग जाएगा, क्योंकि पानी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो उन फंक्शन, इसीलिए तो हमारे शरीर लगातार उसको बैलेंस करने के लिए काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर में कि जो है वाटर लेवल को बैलेंस करना। अब आप न्यूरोथेरेपी के पार्ट में आ जाते हैं, वाटर लेवल को बैलेंस करने में। ये चीज थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अटपटी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक यही जाना, मैंने भी यही जाना था, क्या सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए, 2 लीटर पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे विज्ञान बताते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरे जीवन में मैंने अपने ही और उसका अनुभव देखा, मेरे पेशेंट को भी अपने और उन्होंने भी अपना अनुभव देखा, तो पाया कि यार ये रियल चीज है, भगवान ने इसका अलार्म लगा के रखा है। वाई आर यू वरी, हमें वरी करने की चिंता नहीं है पानी के मामले में। तो स्पेशली कुछ चीजों का और जरूर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हम न्यूरोथेरेपी में आ जाते हैं। कुछ लोग अभी हाल फिलहाल जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो वाटर फिल्ट्रेशन करके पानी पीते हैं, मतलब वाटर को फिल्टर करके पानी पीते हैं। देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं,
मैं बार बार कई बार रिपीट करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट जो है ना जो है एक्वागार्ड वाले बनाते हैं ना केंट वाले बनाते हैं। सबसे बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट तो भगवान ने हमारे शरीर के अंदर लगा के भेजा है, वो हमारी किडनियां है, जो जबरदस्त वाटर का फिल्ट्रेशन करती है। आप कितना ही गंदा पानी पी लो, जो चीज गंदगी होगी, वो जो काम की नहीं होगी, वो आपकी यूरिन से बाहर हो जाएगी, और जो काम की होगी वो आपके शरीर के अंदर रह जाएगी। और कभी कभी तो हमारे शरीर में किसी चीज की कमी भी हो जाती है, तो हमारी किडनी के पास वो क्षमता होती है, उसका रीऑब्जर्वेशन कर लेती है और हमारे बॉडी में उसका यूज हो जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा दुनिया का वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, इसलिए हमें वाटर फिल्टर प्लांट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। देखो, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर जो होता है पानी की, हमारे हार्ड वाटर मतलब क्या होता है, जिस वाटर के अंदर मिनरल्स का लेवल बहुत ज्यादा होगा, वो पानी हार्ड हो जाएगा, वो मीठा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हार्डनेस आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो हमारा शरीर उस उतने मिनरल्स को पचा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें फिल्टर की आवश्यकता तो है। लेकिन इस लीटर पे आवश्यकता नहीं कि आप उसको 90 TDS या 100 TDS में पिए। नॉर्मली 150 से 200 TDS का यदि आपके फिल्टर भी लगा है, तो आप 150 से 200 TDS का पानी अपने पेशेंट को पीने का सलाह दें, क्योंकि मिनरल्स की कमी होने के कारण से कई सारे पेशेंट बीमार हो रहे हैं, वो थके हुए हैं, उनके अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं है, वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो डिजीज से ग्रस्त हैं, वो मेंटल सोच नहीं पा रहे हैं, उनकी सोचने की क्षमता कम हो रही है, वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, क्योंकि मिनरल्स का काम हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा लेवल का है, और मिनरल्स 90% हमें वाटर से मिल जाते हैं। कई लोगों ने तो आजकल मिनरल्स को बढ़ाने के लिए जो समुद्री नमक होता है ना, जिसको सी सॉल्ट कहा जाता है, उसको भी ऐड करा। और अरे वाह, बड़ा मजेदार, वो मेरे तो अभी स्क्रीन पे नजर गई, महादेव जी 260 लोग जुड़े हमारे इस चर्चा में। वाह, सौभाग्य मेरा कि मैं 260 लोगों के साथ न्यूरोथेरेपी की चर्चा को आगे बढ़ाऊं रहा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े रहें, आपको मजा आएगा। थोड़ा सा जरूर एक नया विषय है, आपको जानने में थोड़ी सी बड़ी हिचकिचाहट सी लगेगी, लेकिन आप जब सत्र के आखिरी तक जुड़ गए तो आप समझिए कि आप है ना, आपका देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा न्यूरोथेरेपी को। क्या न्यूरोथेरेपी को भी इस तरीके से देखा जा सकता है, क्या उसके ऊपर भी इस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या हम भी स्टोरी टेलर बन सकते हैं, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे पेशेंटों का अनुभव ला सकते हैं जो कभी ठीक नहीं होते थे और स्पेशली हमने ठीक करा, मतलब एक असाध्य बीमारी को भी ठीक करा। तो ऐसा अनुभव आपके जीवन में ये चालू होगा। तो वाटर फिल्टर की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का वापस से। तो वाटर फिल्टर जो है बहुत मतलब इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखें कि पानी के अंदर जो है, मैं पेशेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, न्यूरोथेरेपी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वाटर लेवल के अंदर थोड़ा सा कंटेंट जो है मिनरल का होना चाहिए, जरूरी है ना। जो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, जिनके अंदर मिनरल्स की कमी हो, उनको आप जो है, यदि बीपी नहीं बढ़ा हुआ हो, बीपी नॉर्मल रहता है, तो आप सी साल्ट का यूज कर सकते हो, जो समुद्री नमक आता है व्हाइट वाला, उसको एक डल्ले के रूप में दे सकते हो थोड़ा सा, और उसके ऊपर से पानी पिला सकते हो, तो थोड़े दिन में मिनरल्स की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है ना। आजकल तो वो वाटर बोतल पे भी लिखा आता है बिस्लरी के मिनरल्स एडेड, मतलब उन्होंने फिल्टर कर लिया पानी को, फिर मिनरल्स को ऐड कर लिया। कहाँ से कर लिया? यही तो है, यही तो डाला जाता है, जो समुद्री नमक है वही तो मिनरल्स होते हैं, उन्हीं को तो डाला जाता है। इसके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, आप गूगल करके देखिएगा कि जो समुद्री नमक होता है उसके अंदर कितने सारे मिनरल्स होते हैं, और हमारे शरीर में उनके कितने सारे फंक्शन होते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि यार, केंट का यदि हम वाटर फिल्टर प्लांट यूज ना करें तो हम कौन सा वाटर फिल्टर प्लांट यूज कर सकते हैं? तो एक सिंपल सी वाटर फिल्टर करने की एक प्रोसेस होती है, कुछ नहीं करना आपको। आपके घर में 2-3 मटके लेके आना है, एक मटके के ऊपर एक नल की टोटी लगाना, उसके अंदर 1 घंटे पानी भर के रखना है, फिर उस 1 घंटे बाद उस मटके का पानी टोटी से दूसरे मटके में डाल देना है, फिर उस टोटी का 1 घंटे तक उसमें पानी रखना, फिर उस टोटी का पानी खोल देना, उसको तीसरे मटके में डाल देना। यदि आपने इसको 4 बार फिल्टर कर दिया, मतलब 4 बार 4 घंटे तक अलग अलग मटके में डाल दिया, और 5वें लेवल पे पी रहे हो आप, तो आप देखिएगा उसका ब्लड जो उसका पीएच का लेवल, मतलब उसका जो पीएच है, जो टीडीएस है, सॉरी, उसका जो वाटर का टीडीएस है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो स्वादिष्ट भी हो जाएगा पानी, और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनके शरीर में ड्राइनेस होती है, मतलब रूखापन आता है, चाहे स्किन में रूखापन आना हो, या ऐसी डिजीज जो रूखेपन की होती है, जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, या फिर जो है मेंटल में सूखापन आ गया, उनके विचारों में सूखापन आ गया, उनका प्रेम सूख गया हो, केवल स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, सूखापन कहीं भी हो सकता है, एक प्रेम का भी सूखापन होता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार वाले लोगों के साथ ही प्यार नहीं कर पाता है। एक फीमेल अपने बच्चों से ही प्यार नहीं कर पाती, वो ये बातें आपको शेयर नहीं कर पाती, लेकिन वो इतनी परेशान रहती है ड्राइनेस के कारण से। जब ड्राइनेस बढ़ती है ना व्यक्ति के अंदर, तो उसका प्रेम भी सूख जाता है, वहां प्रेम भी ड्राई हो जाता है, मतलब उसका लव भी ड्राई हो जाता है, वो प्यार भी नहीं कर पाते लोगों से। तो यदि ऐसी ड्राइनेस किसी के जीवन में आ गई है,
तो वो जो है मटके का ये 4 बार फिल्टर करने वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है, 5वीं बार फिल्टर करके आप पानी पिएंगे तो उनके शरीर में वापस से प्यार की गोली घुल जाएगी। ये मिनरल्स ही है आपके शरीर के अंदर जो प्यार पैदा करते हैं। आप कई सारी स्टडी में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि मिनरल्स हमारे स्वभाव को नियंत्रित करता है, प्रोबायोटिक्स हमारे स्वभाव को नियंत्रित करते हैं, हमें एंग्री भी बनाते हैं और हमें प्यार वाला भी बनाते हैं। तो इस तरह का पानी पीने से आप जो है प्यार वाले बन सकते हैं। जब ड्राइनेस आ गई है, उस ड्राइनेस को आप जो है इस तरह के वाटर के को मैनेज करके, थोड़ा सा पानी के बारे में समझ के जो है आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये मेरे जीवन के अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे आपको ओस्मो रेगुलेशन के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप सर्च करिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो जिंदगी में पानी के साथ सीखा है, जो मैंने पानी के साथ में पढ़ा है। कई सारी रिसर्च तो ये भी बताती है कि यार पानी के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि आप 2 पौधे लें तुलसी के, एक में पानी से बोले कि यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप तुलसी के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, तो तुलसी का पौधा बढ़ता जाएगा। और एक दूसरी साइड जापानीज रिसर्च बताते हैं, आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुनी होगी, एक दूसरी तरफ पानी को आप गाली बके और बोले तो सब पौधों के लिए खराब है, तो कुछ नहीं करता है, पौधों को खराब ही खराब करता है। और उस पानी को डाले, सेम टेम्परेचर रखे, सेम वातावरण में रखे, सेम हेल्दी जैसा रखे, लेकिन एक पौधा सूख जाएगा और एक पौधा अपने आप को बढ़ाता रहेगा। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखा और रियलिटी है। मैंने माना कब? जब मैंने करके देखा। मैं न्यूरोथेरेपी को भी तब भी मानना शुरू हुआ जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि यार 4 पेन देने से ग्लूकोज बढ़ जाता है। हमारे जो है आश्रम में जब मैं पहली बार पेशेंट को देख रहा था मेरी लाइफ में, तो एक शुगर वाला पेशेंट आया था जिसका शुगर से ग्लूकामीटर से शुगर चेक करा था, नॉर्मल आ रहा था, लेकिन था शुगर का पेशेंट। मैंने कहा यार ये न्यूरोथेरेपी इतना काम करती है, अपन 4 पेन देख के तो देखें। तो 4 पेन देख के देखा, 1 घंटे बाद शुगर चेक करी तो बढ़ी हुई है थी। तो तब से मुझे भरोसा हुआ कि यार न्यूरोथेरेपी का 4 पेन तो काम करता है भैया, ये तो जबरदस्त काम है, ये तो सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, इसको जीवन में लाना पड़ेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा और 4 लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं जब आपको खुद को रियलिटी महसूस होती है। आप पेशेंट को जब अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जब आपको खुद को कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और कॉन्फिडेंस पैदा कैसे होगा? जब आप वेद को पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जय गुरु जय, जय न्यूरोथेरेपी, इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब ड्राइनेस हो, वहां पर आप पेशेंट को ऐसी सलाह दे सकते हैं, उसकी ड्राइनेस स्वयं जो है ठीक होने लग जाएगी। जो पानी पीने का धीमे धीमे वाला बात है ना, ये गजब की, बहुत शानदार है, आपके पेशेंट को रिजल्ट देने में बहुत हेल्प करेगी। साथ साथ में यदि किसी का प्यार सूख गया है, यदि उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है, उसकी एड़िया फट रही है बहुत ज्यादा, एक नॉर्मल एड़िया फटना अलग होता है, एक बहुत ज्यादा एड़िया फटना अलग होता है, पूरी रफ स्किन हो गई है, उसके बाल रफ हो गए हैं, उसकी टंग रफ है, उसको सूखापन आ गया, उसके होठ सूखे हैं। अब जैसे कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसकी कंप्लेंट तमाम तरह की है, लेकिन उसके होठों पे ड्राइनेस है, सूखापन है महिला के, तो आप उसके शरीर में वाटर बैलेंस को नहीं करेंगे ना, कितना भी कोशिश कर लीजिए उसका हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, कितना भी उसके डाइजेशन को ठीक करने की कोशिश कर लीजिए, जब तक वो ड्राइनेस दूर नहीं होगी, जब तक वो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि आपने रिजल्ट थेरेपी दी, उस दिन उसको अच्छा लगेगा, लेकिन कल आके फिर कह देगा डॉक्टर साहब कल तो अच्छा लगा था, सर कल तो अच्छा लगा था जब आपने ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन आज तो मुझे फिर से वैसा लगने लग गया, कल तो आराम था लेकिन आज बढ़ गया। वो पेशेंट जहां ड्राइनेस है तो उसकी ड्राइनेस को दूर करना पड़ेगा। और ड्राइनेस को दूर करने के लिए कुछ नियम है छोटे छोटे से, जो उनको फॉलो करवाना पड़ेंगे। एक पहला नियम वापस से रिवीजन दे दूं, पानी पीने का कोई नियम नहीं होता, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता, कोई साइंस नहीं होता है। सबसे बड़ा साइंस ही होता है कि आपको पानी की प्यास लगे, जब आप पानी पी लीजिए। कितना पानी पीना, आप शिप शिप करके पानी पिएंगे तो आपका शरीर स्वयं बता देगा कि पानी की पूर्ति हो गई है, अब और ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, आप इस बात को समझिएगा। वाटर फिल्टर्स का मैंने बता दिया, मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर। मिनरल्स हमें अधिकतर जो मिलते हैं वो पानी के द्वारा मिलते हैं। वाटर को आप किस तरीके से वाटर को फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जबरदस्त बना सकते हैं अपने लिए, उसका एक मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया। जिनके घर में फिल्टर लगा हुआ, जिनका टीडीएस का में बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, बीपी लो है, वो जो है समुद्री नमक का भी इस्तेमाल उसके अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर वाटर लेवल बहुत अच्छे लेवल पे होता है। अब वाटर लेवल इनबैलेंस से तो आपको पता कैसे लगेगा, शरीर के अंदर बता दिया मैंने, एक सिंपल सा सिस्टम के ड्राइनेस आ जाएगी स्किन के अंदर, जहां आपके हेयर ड्राई होंगे वहां पर सब पता लगेगी। लेकिन हम न्यूरोथेरेपी में क्या अप्रोच कर सकते हैं वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए? तो देखिए हमारे शरीर में वाटर लेवल 2 तरीके से बैलेंस होता है। एक तो सबसे बड़ा जो बैलेंस करने का काम होता है वो होता है हमारे शरीर में
हमारे हाइपोथैलेमस के पास में एक छोटा सा एक रिसेप्टर्स होते हैं जो शरीर में बताते हैं कि शरीर में वाटर का लेवल कैसा है। तो उस हिसाब से शरीर पानी की प्यास भी लगाता है, उस हिसाब से यूरिन भी करवाता है। यदि आपके शरीर में ज्यादा पानी हो गया आप ठंड के समय, तो आपके यूरिन को फ्लो को बढ़ा देगा, पसीना बढ़ा देगा। तो वो मैनेज करता है, मतलब वो हाइपोथैलेमस के पास में एक रिसेप्टर्स होते हैं, वो बताते हैं आपके शरीर के अंदर कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। इन रिसेप्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करती है शरीर के अंदर पाई जाने वाली मरकरी। क्या करती है, कौन रोल प्ले करती है? हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली मरकरी। मरकरी ऐसी चीज होती है जो बॉडी के जो फ्लूइड होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, दोनों चीज के अंदर सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम, जाता तो दूसरे माध्यम से, लेकिन उसको जो सेंस करने का काम होता है वो मरकरी करती है। मरकरी क्या, जिसको हम यूज करते हैं काय में, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मामीटर का यूज होता है ना, वो किस लिए होता है? मतलब वो थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो उसके अंदर मरकरी डली रहती है, पारा जिसको बोलते हैं ना, वो पारा हमारे शरीर के अंदर भी होता है। यदि उस पारे की मात्रा बढ़ जाए या घट जाए तो भी इंसान बीमार होता है। बहुत समय पहले की रिसर्च आई थी, मैंने पढ़ी थी, वो हमारे जब हम पहले पढ़ते थे तो एक बुक प्रकाशित होती थी 26 जनवरी के दिन में, जिसमें पूरे साल की रिसर्च, बहुत सारे जो लोग होते थे उनकी रिसर्च। अभी वो बुक किसी के पास में हो तो कोशिश करिएगा उन बुक्स को आप इकट्ठा करिए, तो उनमें बहुत सारी रिसर्च मिलेगी। शायद अनूप सर के पास में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, मुकेश जी बंजारा के पास वो बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, जो हर साल 24, 25, 26 जनवरी को पब्लिश होती थी। तो उस पब्लिकेशन बुक में है ना, एक पंजाब का एक सेंटर था जो मल्टीपल थेरेपीज करता था स्पेशल चिल्ड्रंस के की। तो उन्होंने भी अपना एक आर्टिकल डाला था, उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि जितने भी टीके होते हैं भारत देश में बनाए जाते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव रखने के लिए मरकरी मिलाई जाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है उसको मैनेज करना होता है, उससे वो खराब नहीं हो, उसके लिए उसमें मरकरी का यूज किया जाता है। कितनी मरकरी का यूज किया जाता है? जितनी मरकरी एक सामान्य व्यक्ति को देना चाहिए, मतलब एक बच्चे को देना चाहिए जो 2 से 3 किलो का है, वो करीब करीब 7 से 8 किलो तक के बच्चों को देना के हिसाब से होती है, उसके वजन के हिसाब से होती है। 99.9% बच्चे तो उस मरकरी को मैनेज कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस मरकरी को मैनेज नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारी होती है? सीपी चाइल्ड हो जाता है, ऑटिज्म की बीमारी हो जाती है। तो कई सारी बीमारी जन्म से नहीं आती, जन्म के बाद भी आ जाती है, और साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन आ जाती है। मैं ज्यादा विषय इस बात पे चर्चा नहीं करूंगा, वो जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मरकरी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा विषय परिचय दे रहा था कि मरकरी को जो है टीके में मिलाया जाता था प्रिजर्वेशन के लिए, और वो यदि मात्रा में ज्यादा या कम हो जाए तो कई सारे बच्चे उसकी बलि चढ़ जाते थे। वो हमारे लिए वरदान भी और वो हमारे लिए श्राप भी बन जाता था, क्योंकि कुछ बच्चे उसको बचा नहीं पाते थे और उसके लिए फिर वो बीमार भी हो जाते थे। हमने भी हमारे क्लिनिकल अनुभव में देखा कि आज बहुत सारे लोगों को क्या मौसम का पहले से पूर्व अनुभव हो जाता है। कैसे पूर्व अनुभव हो जाता है? उनके शरीर में वाटर लेवल इनबैलेंस होता है, उनके शरीर में जैसे बाहर एटमॉस्फेयर हुआ, शरीर एटमॉस्फेयर में पानी का लेवल बढ़ गया, बाहर बादल हो गए तो पानी का लेवल बढ़ गया। अब पानी का लेवल बाहर बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके शरीर में परिवर्तन थोड़ा सा फास्ट होने लग जाए। यदि आपके शरीर के अंदर मरकरी का लेवल ज्यादा बढ़ा हो तो आपके शरीर के अंदर ये लेवल फास्ट होने लग जाएंगे। जो आपके सेल्स को बाद में सिकुड़ना और फैलना था, वो थोड़ा जल्दी सिकुड़ने और फैलने लग जाएंगे। तो उसके कारण से आपको मौसम बदलने के कारण से दर्द पैदा हो जाएगा। क्या होगा? पेन पैदा हो जाएगा। तो वो पेशेंट आपसे कहेगा साहब मैं तो ठीक ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे बादल होते हैं, बारिश होते हैं, मेरा दर्द बढ़ जाता है। तो दर्द बढ़ने का कारण क्या है? दर्द बढ़ने का कारण है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है और आपके शरीर के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। क्यों बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके शरीर में मरकरी का लेवल इनबैलेंस है। तो मरकरी के लेवल को बैलेंस भी हमें करना है, वाटर लेवल को बैलेंस भी हमें करना है। तो वाटर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में चीज आ गई कि मरकरी के, हम मरकरी के लेवल्स को बैलेंस कर लेंगे तो जो हमारे शरीर में वाटर लेवल बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे शरीर के सेल्स तक पानी पहुंचाता है। जैसे हम पानी तो पी रहे हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि बारिश होती है और बह के निकल गई, वो आपके सेल्स तक जा नहीं पाई। जब सेल्स पहुंचेगी, साफ सफाई करेगी तो वाटर का यूज होगा। तो सेल्स तक पानी पहुंचाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है सोडियम। सोडियम एक सी चीज है जो आपके वाटर को सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। यदि हर सेल्स तक वाटर का लेवल पहुंच जाएगा तो आपके शरीर के अंदर से ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, चाहे स्किन की ड्राइनेस हो, चाहे हेयर की ड्राइनेस हो, चाहे प्यार की ड्राइनेस आ गई हो। चाहे देखो, प्यार की ड्राइनेस मतलब समझ रहे हैं आप थोड़ा सा इसको गहराई में समझेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि प्यार की ड्राइनेस आना मतलब आदमी को डिप्रेशन में जाना।
आदमी डिप्रेशन में तभी तो जाता है जब उसकी प्यार की जो है ड्राइनेस आ गई। तो यदि आप किसी डिप्रेशन वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उसके अंदर ड्राइनेस पाई गई, आपको सिम्टम्स मिल गया कि यार ड्राइनेस है, कुछ मत करिए, उसके सेल्स तक आप वाटर को भेज दीजिए। उसके सेल्स तक वाटर को भेजने के लिए जितना बढ़िया काम न्यूरोथेरेपी कर सकती है उतना प्यारा काम कोई कर ही नहीं सकता। एक छोटा सा ट्रीटमेंट, शानदार ट्रीटमेंट, मजेदार ट्रीटमेंट, 2ADR। इसको पावरफुल बनाना है तो एक चीज और जोड़ देंगे हम इसमें, लेकिन 2ADR इतना शानदार और मजेदार ट्रीटमेंट है कि ये शरीर में वाटर, जो हमारे सेल्स के अंदर वाटर की कमी हो गई, हम पानी तो पी रहे हैं लेकिन हमारे सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके लिए सबसे शानदार कोई ट्रीटमेंट है तो वो जो है वो है 2ADR ट्रीटमेंट। तो आपको बहुत शानदार सी चीज समझ में आई होगी, आज मैंने समझाने का प्रयास करा होगा, आप मुझसे जुड़े होंगे। अभी भी उतने 270 लोग जुड़े हैं, मतलब मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आप तक मेरी बात पहुंच रही होगी। तो जहां भी ड्राइनेस आ जाए, जहां भी सूखा बना जाए, वहां पर आप 2ADR ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों में आराम कर सकते हैं। अब मेरा कुछ क्लिनिकल, मैं आपके साथ में इसके साथ थोड़ा सा क्लिनिकल चीजें, कुछ कहानियां बताऊंगा जो जबरदस्त तरीके से इससे ठीक हुई है। एक तो मैंने एक स्टोरी काफी लोगों के साथ शेयर करी है कि एक प्यार में धोखा खाई खाई हुई लड़की जिसके सेल्स में पानी वाटर लेवल की कमी हो गई थी। इसके कुछ उदाहरण और भी है, जैसे कि आपको 2ADR किन पेशेंट को देना है, तो जिन पेशेंट को डिजायर ऑफ सॉल्ट हो, मतलब नमक खाने की तीव्र इच्छा हो। मतलब एक व्यक्ति होता है जो बिना खाने को देखे ऊपर से नमक डाल लेता है। आपने देखा होगा बहुत बार, कई लोगों के साथ सम्मिलित रूप से आप खाना भोजन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने भोजन में चेक भी नहीं करते कि यार नमक कम है या ज्यादा है, वो उठा के नमक डाल लेते हैं। उनको डिजायर ऑफ साल्ट, थोड़ा नमकीन वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। जो बॉडी में नमक को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके सेल्यूलर लेवल पे नमक नहीं है, बॉडी नमक की मांग कर रही है, इसलिए उनको नमक की चाहत है। और जिन व्यक्ति को डिजायर ऑफ सॉल्ट हो उनको ड्राइनेस जरूर मिलेगी बॉडी के अंदर, और जहां ड्राइनेस मिलेगी और डिजायर ऑफ सॉल्ट हो, वहां आपने 2ADR ट्रीटमेंट दे दिया तो वो जबरदस्त तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर एक हमारा मित्र था जो जिसकी शादी हो गई एक लव फेलियर वाली लड़की से, जिसको प्यार में धोखा मिल गया था। क्यों मिल गया था? क्योंकि वो डिजायर ऑफ सॉल्ट की पेशेंट थी, बहुत ज्यादा नमक खाती थी, अपने मन में ही बातें चलाती रहती थी, किसी से ज्यादा बातें करती नहीं थी। अचानक से एक नया स्कूल में लड़का पढ़ने के लिए आया, उसने देखा बड़ी सुंदर लड़की, उसने प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद में लड़की ने हाँ कर दिया। अभी तक तो किसी लड़के से बात नहीं करी थी, जीवन में कोई लड़का आया, अचानक से आया, उसने प्रपोज करा, उसने हाँ भी कर दी। लेकिन लड़का ज्यादा लंबे समय तक झेल नहीं पाया, उसने उसको धोखा दे दिया। धोखा उसने दे दिया, उसकी जो पर्सनालिटी थी, मतलब जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती थी लोगों के साथ में, तो वो वाटर लेवल की कमी के कारण ऐसा होता है कि आदमी अपनी बातों को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता, मन के अंदर बातों को बचाता रहता है, उसके मन के अंदर जो भावनाएं चलती है वो चलती रहती है, तो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लोगों को बता नहीं चाहता, अंदर ही अंदर कुंठित होता है और डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। तो ऐसे वो लव फेलियर हुआ तो उसका उसका है ना, हर जो मेल होता है उसके ऊपर से भरोसा उठ गया और उसको नफरत हो गई मेल समाज से कि यार मैंने पूरी जिंदगी में किसी से हानि करी थी, किसी से आज तक इस चक्कर में पड़ी नहीं, किसी ने मुझसे आके कहा और मैंने हाँ कर ली, तो उसको नफरत हो गई। लेकिन नफरत होने के बाद तो शादी तो होना थी, शादी भी हो गई। अब शादी हो गई तो उसके हस्बैंड से भी नफरत। मेरा मित्र उसको झेलता गया, साल 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, ऐसी स्थिति में आ गई कि एक दिन उसने कहा कि यार अब तो डिवोर्स लेना पड़ेगा। बोले किसी के साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी पत्नी कुछ समझती नहीं, कुछ बोलती नहीं है, उसके अंदर प्यार है ही नहीं, ऐसी महिला के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या क्या हो रहा है, ऐसा क्यों ऐसा ऐसा हो रहा है? तो सारी चीजें समझने के बाद मालूम पड़ा ड्राइनेस। मैंने पूछा ड्राइनेस है स्किन में? बोले हाँ ड्राइनेस है, बहुत सूखापन लगता है। नमक ज्यादा खाती? बोले हाँ खाती है। तो वहां हमने जो है 2ADR वाला ट्रीटमेंट सिखाया उसको। मैंने कि 2ADR वाला ट्रीटमेंट दे, किसी बहाने से ट्रीटमेंट दे। उनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या थी, तो बोले ये बोल के देना कि मेरे मित्र से मैं व्हाइट डिस्चार्ज का जो है ट्रीटमेंट सीख के आया हूँ, तुम लोग इससे व्हाइट डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। मैंने कि तू 10 दिन दे, उसके बाद अपन वकील से जाके मिलेंगे, डिवोर्स की बात करेंगे, किस तरीके से अपने को प्रोसेस करना है सारी की सारी। उनको 2ADR वाला ट्रीटमेंट दिया गया रेगुलर, रात को रोज। और 4-5 दिन के बाद में अचानक से 1:30-2 बजे वो उठती हैं और पहले तो बहुत रोती है, रोने की आवाज आती है उनके हस्बैंड की उसमें, और फिर बाद में वो उनका हस्बैंड उठता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? फिर वो अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं को उनको बताती है कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसा हुआ, तो मुझे मेल जो होता है, एक मेल जो होता है उससे नफरत हो गई है, तो मैं आपको इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, इसलिए आपसे प्यार, आपके साथ प्यार नहीं निभा पा रही हूँ।
तो 2-ADR देने से मन की मनस्थिति बदली, वाटर का लेवल बैलेंस बदला और उस व्यक्ति का घर टूटने से बच गया। तो हम इसको एंटी डिवोर्स ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं, जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है और हम बोलते हैं किसी थेरेपिस्ट के क्या ट्रीटमेंट देना है, तो हम 2-ADR का यूज नहीं करते, हम बोलते हैं एंटी डिवोर्स ट्रीटमेंट दे दो। एंटी डिवोर्स ट्रीटमेंट मतलब 2-ADR, डिवोर्स को बचाने वाला, क्योंकि उस समय वहां पर वो डिवोर्स बच गया था हमें 2-ADR देने से। तो यहाँ पर जहां ड्राइनेस आई हो वहां बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। एक ऐसी जो है एक स्किन की डिजीज थी जहां पर फंगल इन्फेक्शन हो गया था, चेहरे तक फंगल इन्फेक्शन आ गया था। इसकी एक स्टोरी बहुत लंबी नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको, कि वहां पर भी हमने ये देखा था कि यार यहाँ पर डिजायर ऑफ सॉल्ट खाने की इच्छा है और ड्राइनेस है बॉडी के अंदर, और जो स्किन में पैचेस हुए हैं वो ड्राई हैं, तो वहां पर हमने 2-ADR ट्रीटमेंट दिया और फंगल इन्फेक्शन को बहुत जल्दी विद इन 5-6 दिन में ठीक किया। तो ये जो ट्रीटमेंट है ना 2-ADR, मतलब आप समझिएगा कि सोडियम का बहुत बड़ा रोल है आपके शरीर के अंदर। आपने देखा होगा सोडियम का एक लेवल मैनेज होना बहुत जरूरी है। यदि सोडियम की मात्रा घट जाए तो व्यक्ति को चक्कर आने लग जाते हैं, मानसिक असंतुलन हो जाता है, चक्कर खा के गिरने लग जाता है, कोमा में तक चले जाता है। तो बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत इनबैलेंस है, और सोडियम हमारे शरीर में वाटर लेवल को बैलेंस करती है, ऑस्मो रेगुलेशन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो 2-ADR गजब का वरदान वाला ट्रीटमेंट है, जबरदस्त तरीके से काम करता है और बहुत अच्छे से, केवल आपको उसको समझना होगा कि किस तरीके से हम एक पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं और किस तरीके से 2-ADR का यूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी ड्राइनेस मिले, अब आप 2-ADR का यूज करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए वरदान है, स्पेशली फीमेल पेशेंट जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर है और जो अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती, और जिनको डिजायर ऑफ सॉल्ट हो, मतलब नमक खाने की इच्छा होती, थोड़ा ज्यादा नमक खाते, वहां 2-ADR ट्रीटमेंट लगातार देंगे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उनका नमक, जो अब नमक ज्यादा नमकीन लगने लग गया है, मतलब उनके जो एक्स्ट्रा नमक खाने की इच्छा होती थी, अब उनको एक्स्ट्रा नमक खाने की इच्छा नहीं। जैसे एक्स्ट्रा नमक खाने की इच्छा खत्म होगी तो ये बहुत अच्छा यूज होता है। उनके हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है वो ऑटोमेटिक सेटल होने लग जाती है, उनके परिवार के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, उनकी चीजें स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाती है। तो न्यूरोथेरेपी कमाल की है, आपको केवल समझना है, समझने का एक शानदार एक बड़ा व्यू लेके आना है। बड़ा व्यू कैसे लेके आ पाएंगे आप? इसका सबसे बढ़िया तरीका, वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब वेद को लगातार बार बार पढ़ा जाता है ना, एक चीज को लगातार बार बार पढ़ा जाता है, तो आपके दिमाग की घंटियां खुलती है, उसके अंदर से नई नई चीज निकलती है। उसके अंदर जो वरदान है ना वेद के अंदर, वो किसी में नहीं है। ये सारी घंटियां जो खोलेगा ना, आप चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से सोच पाए, तो आपको वेद पढ़ना पड़ेगा। वेद पढ़ोगे तो बढ़ोगे, इसके बिना ये दिमाग की घंटियां नहीं खुल पाएगी। और जब दिमाग की घंटियां खुलेगी और जब आप ऐसे पेशेंट को ठीक करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो आप स्टोरी टेलर बनोगे, और स्टोरी टेलर बनोगे तो आपका न्यूरोथेरेपी में कद बढ़ेगा, और न्यूरोथेरेपी में कद बढ़ेगा तो आपकी व्यवस्था अच्छी होगी, आपके परिवार की व्यवस्था अच्छी होगी और समाज की व्यवस्था अच्छी होगी। इसके लिए एक ही तरीका है, जो वेद पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो ऐसा दिमाग की घंटियां खोलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वेद पढ़ना। इसको बार बार पढ़ो, रोज पढ़ो। आप पढ़ के तो देखो, इसको 5-7 बार पढ़ के देखो, आनंद नहीं आए तो मुझसे बोलना, पर्सनल मुझे मैसेज करना कि यार 7 बार वेद पढ़ लिया उसके बाद भी आनंद नहीं आ रहा है, तो मुझे बताना। चलो हम वापस से आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ। आ रहा है आपको, मजा आ रहा है? काफी लोगों ने तो वो हिंट करा के जो है बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, शानदार मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, ये स्किन ड्राइनेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जहां भी ड्राइनेस हो, आप समझिए ड्राइनेस बहुत सारी जगह हो सकती है। एक व्यक्ति को पानी पीने के बाद, यदि वो पानी पी रहा है तो भी पानी की प्यास नहीं बुझ रही, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा आपके पास में कि पानी पीने के बाद भी पानी की प्यास नहीं बुझती, उसको बहुत पानी की प्यास लगती है। बुखार आया, एक व्यक्ति बुखार में है और उसको बहुत पानी की प्यास लग रही है। एक व्यक्ति को लीवर में इन्फेक्शन हो गया, उसको बहुत पानी पीना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने दाल बाटी खा ली, उसको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ाते जा रहा है, उसको उसको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ रहा है। वहां 2-ADR का यूज करिए, रिजल्ट आएंगे, शानदार रिजल्ट आएंगे। पानी पीने के बाद भी पानी की प्यास ना बुझना, मतलब 2-ADR उसका ट्रीटमेंट है, बहुत आसानी से दिया जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। तो एक्जिमा में सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। कम होगा तो बीमार होगे, ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बीमार होगे। और सोडियम बैलेंस कर दिया आपने, सोडियम का यूज करा आपके शरीर के अंदर, तो ये बहुत अच्छे बदलाव कर सकता है। यदि ऐसे पेशेंट आता है आपके पास जो बहुत ज्यादा थका हुआ है, जो अपनी बॉडी में डिहाइड्रेटेड फील करता हो, जिसमें थकान हो, थकान के साथ में कमर दर्द का पेशेंट हो, चाहे पाइल्स का पेशेंट हो, चाहे फिशर का हो, चाहे पिस्टुला का हो, चाहे इंटेस्टाइन, चाहे IBS का पेशेंट हो,
यदि आपको ऐसा पेशेंट मिलता है, वो चाहे आईबीएस का क्यों ना हो, आप आईबीएस के ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन आप न्यूरोथेरेपी को एज अ मेडिकल थेरेपी की तरह यूज करना चाहते हैं, जादुई रिजल्ट देना चाहते हैं, 2ADR को ऐड कर दीजिए। 2ADR को और ज्यादा मजेदार, तो गुरुजी ने ऑलरेडी 2ADR को बहुत ज्यादा मजेदार बना दिया मल्टीविटामिन में। जो माइल्ड वाला मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट है, यदि आप 2ADR के और ज्यादा मजा लेना चाहते हो, आपके पास कोई क्रोनिक केस है, तो आप वहां पर मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ा यूज होगा। अब आप किन चीजों के साथ 2ADR को आप नॉर्मल मत समझना, आपके शरीर के 60% हिस्सा जो सबसे ज्यादा है वो वाटर का है, और वाटर लेवल को बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो काम है, आपके सेल्यूलर लेवल, सेल्स तक के लेवल को, सेल्यूलर लेवल तक को जो वाटर पहुंचाने का काम है, वो है सोडियम का। तो सोडियम के लिए आपके पास में सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है 2ADR। तो यहाँ 2ADR, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होंगे कि 2ADR का 1 ट्रीटमेंट देना है सर, 3 ट्रीटमेंट देना है, या आपको रोज रोज देना है, कैसे देना है। देखो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तो इनका यूज हर कभी भी किया जाता है, इनका यूज इस्तेमाल होने पे किया जाता है, इसकी जरूरत पड़े तो किया जाता है। अब जरूरत पड़े तो कितना, आपने 2ADR का सिंगल ट्रीटमेंट दे दिया है, आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट आया जिनको ड्राइनेस है, जिनको सूखापन है, ड्राइनेस से प्यार में, उनको 2ADR का सिंगल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, उनको 3 रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास ऐसा पेशेंट आया जिसको डिहाइड्रेशन हो गया, जिसको सोडियम की कमी आ रही है और क्रेम्स आ रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट आता है आपके पास में, आपकी लाइफ में भी ऐसा आएगा कि आपके पास में एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट आएगा, और जो मेडिसिन ले रहा है बीपी कम करने की, लेकिन वो बीपी कम करने की कौन सी मेडिसिन ले रहा है? सोडियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन ले रहा है। यदि सोडियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन ले रहा है, कभी कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है, वो भी बीपी को मैनेज रखने के लिए थोड़ा सा सोडियम के लेवल को कम कर देती है। कभी कभी कुछ डाययूरेटिक मेडिसिन होती है, जैसे टेलमाइच हो गई, डाययूरेटिक मेडिसिन है, या फिर कोई डाययूरेटिक मेडिसिन चलती है, वो भी आपके शरीर में से मिनरल्स को, सोडियम को बाहर कर देती है। तो ऐसे पेशेंट में देखेंगे कि रात में अचानक से उनके पैर सड़पड़ाते हैं, एकदम से झटके आते हैं, और उनको परेशानी आती है। तो वहां पर आप कैसे ट्रीट करेंगे उस पेशेंट को? उस पेशेंट को आपको मल्टीविटामिन या 2ADR ट्रीटमेंट देना है, वो पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी है। अब आपको थोड़ा इसलिए समझना है कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो भी हम 2ADR दे रहे हैं, दे सकते हैं, यदि उसके शरीर के अंदर से आप वो ऐसी दवा खा रहा है जिसने बॉडी के फ्लूइड को बाहर निकाल दिया और जिसके अंदर से सोडियम भी बाहर हो गया है, उसका बीपी नॉर्मल रेंज में आ रहा है, लेकिन वो बीमार है, उसका बीपी नॉर्मल रेंज में आ रहा है, 130/80 आ रहा है, बीपी की दवाई खा रहा है लेकिन वो बीमार है, वहां पर आप 2ADR का सिंगल ट्रीटमेंट दो, उसको जो रात में क्रेम्स आते हैं, जो पैर फड़फड़ाता है, उसकी जो बेचैनी है, जो उसकी परेशानियां है, वो दूर हो जाएगी। कई सारे पेशेंट आपके पास में आएंगे जो बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से बेचैन है, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको क्रेम्स आ रहे हैं, उनको सड़पन हो रही है, सड़पन, तो वो सोडियम की कमी के कारण से होती है। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे सड़पन वाले, जिनको दर्द होता है, सड़पन होती है, बड़ी बेचैनी होती है, उनको समझ में नहीं आती, उनकी इच्छा होती है कभी चले, किधर उधर जाए, कभी उधर जाए, या मेंटल लेवल पे उनको जो एंजाइटी फील होने लग गई। जहां मेंटल लेवल पे एंजाइटी फील होने लग जाए ऐसे पेशेंट को, वहां पर आप जो है 2ADR का इस्तेमाल कर सकते हो और एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर ब्लड की पीएच को मैनेज करने की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम वाटर लेवल को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पेशेंट को स्वयं कैसे, हम लोग भी उसको अप्लाई करके देखेंगे यार, हम सब भी पानी को बैलेंस कैसे करें हमारे शरीर में, उनमें पाए जाने वाले मिनरल्स को कैसे बैलेंस करें। साथ में न्यूरोथेरेपी का एक जबरदस्त ट्रीटमेंट जिसको 2ADR ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है, ये किस तरीके से जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम कर सकता है। कई सारे डिप्रेशन वाले पेशेंट को इससे ट्रीट किया गया, गजब के रिजल्ट है डिप्रेशन में 2ADR के। 90% महिलाओं में जो डिप्रेशन है उनमें डिजायर ऑफ सॉल्ट देखा गया है, उनके शरीर में ड्राइनेस देखी गई है। आप देखेंगे ना तो ड्राइनेस मिलेगी, और जो ब्रेन के अंदर भी सूखापन आया है ना, इसीलिए तो डिप्रेशन आया है। तो जहां ड्राइनेस हो वहां 2ADR जबरदस्त तरीके से काम करता है, जबरदस्त तरीके से फंक्शन करता है। 1 मिनट 15-20 सेकंड 25 सेकंड के लिए रुकेंगे, और अब उसके बाद हम बढ़ेंगे जो है थर्मो रेगुलेशन की तरफ। जिस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन काम करता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी का थर्मो रेगुलेशन भी काम करता है। थोड़ा सा और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में मैं आपको हल्की सी छोटी छोटी सी जानकारी और देता हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन को बनाने के लिए कुछ पार्ट मैंने बता दिए। हमारे शरीर में वाटर इनटेक कहाँ कहाँ से होता है, तो हम पानी पीते हैं उससे वाटर इनटेक होता है। दूसरा, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, हमारे खाने का पचे, चाय पचे होना, कुछ प्रोसेस होना, उसके द्वारा भी पानी बनता है। तो हमारे शरीर में पानी दो माध्यम से विशेषकर होता है, एक तो हम जो इंटेक करते हैं, जो पानी पीते हैं, और एक हमारा शरीर जो पानी बनाता है ना। अब पानी का
एक्सेल कैसे होता है, बाहर कैसे कैसे जाता है, तो एक यूरिन के द्वारा जाता है, एक पसीने के द्वारा जाता है, कितने लीटर पानी हम जो हमारी सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जो हम सांस इकट्ठा करेंगे ना तो इसके अंदर भी बहुत करते हैं हम लोग, तो बहुत बार वो पानी जैसा जम जाता है, ठंड के समय में स्पेशली जमाव दिखता है। तो क्या निकाली आपने, भाप निकाली, भाप में क्या वाटर का लेवल तो था, तो बहुत सारा पानी हमारे शरीर में नाक के द्वारा भी बाहर हो जाता है। मतलब हमारी श्वसन क्रिया भी जो है हमारे शरीर में से पानी को बहुत सारे लेवल में बाहर कर देती है। स्किन के द्वारा होता है, उसके अलावा जो है अलग अलग हो सकता है, आप दौड़ लगा रहे हो तो आपकी स्किन से होगा। तो बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती है, बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती ही नहीं, उसके द्वारा हमारे शरीर में पानी आता भी है और पानी जाता भी है। उसको मैनेज करने के लिए हमारे शरीर में बहुत अच्छा हमने ट्रीटमेंट के बारे में जाना कि 2ADR एक ट्रीटमेंट है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत शानदार तरीके से काम करता है। जहां मौसम का पूर्व अनुमान होने लग जाए, जहां मरकरी का लेवल बिगड़ गया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि यार मरकरी के लेवल को कैसे बैलेंस किया जाए। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा थर्मो रेगुलेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन को भी पढ़ना जरूरी है। समय भी देख लेते हैं, कहीं बहुत ज्यादा समय तो 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। मजा तो आ रहा है ना, बोरियत तो नहीं हो रही ना? हाँ, समझ में आ जाता है बोरियत तो इस बात से कि 277 लोग अभी भी जुड़े हैं, मतलब बोरियत नहीं हो रही है। कम होने लग जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं देखता रहूंगा स्क्रीन में, मेरा ध्यान रहेगा। कम होने लग गया मतलब बोरियत होने लग गई, तो हम सेशन को अंत की ओर ले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थर्मो रेगुलेशन को भी थोड़ा समझे, क्योंकि ये वो ट्रीटमेंट है जो वैल्यू एडेड करते हैं न्यूरोथेरेपी के अंदर। मतलब इनका अपना एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आप उस रोल को समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ये आंखों में ड्राइनेस वाला पेशेंट आया, वो रेगुलर टिपकारी डाल रहा है, वो रोज दवाई डाल रहा है, डॉक्टर ने डाल दी, बोले ड्राइनेस है, इसकी ग्लैंड काम करना बंद हो गई है। वहां आप 2ADR का यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट भी आपको यूज करना है, लेकिन 2ADR बहुत अच्छे से काम वहां पर जो है आपका करता है। नर्व के अंदर ड्राइनेस आ गई हो, है ना, तो इस तरीके से वहां पर 2ADR का यूज किया जा सकता है। अब थर्मो रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, थर्मो रेगुलेशन को मैं आपको बताने की क्यों चाहता हूँ कि थर्मो रेगुलेशन का मेरे न्यूरोथेरेपी के करियर में थर्मो रेगुलेशन का बहुत ज्यादा यूज हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से यूज हुआ। हमने कई सारे इनफर्टिलिटी के केस हो गए, कई सारे सिस्ट के केस हो गए, कई सारे फाइब्राइड के केसेस हो गए, कई सारे ट्यूमर के केसेस हो गए, कई सारे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के केसेस हो गए, जो हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, जिनमें हम अप्रोच लगा रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। वहां पर जब हमने पता करा कि यार हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम काम करता है, वो है थर्मो रेगुलेशन का। GBS वाले पेशेंट हो गए, तो हमें पता लगा कि यार एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके लिए शरीर लगातार प्रयास करता है, हमारा पूरा शरीर लगातार काम करता रहता है। एक तो शरीर के वाटर लेवल को बैलेंस करने में, एक ब्लड को pH को मैनेज करने के लिए, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए। आप ठंड में हो तो भी 98 1 से लेकर 98.9 तक 8 तक, आप गर्मी में हो तो भी इतने बॉडी का टेम्परेचर, आप नहा के आए हो तो थोड़ी देर बाद वापस से बॉडी का टेम्परेचर वही, आप मतलब बारिश में हो तो भी बॉडी का टेम्परेचर वही। मतलब शरीर इस चीज को मैनेज करने के लिए कितने प्रयास कर रहा है। आप दिल्ली की कड़ाके की ठंड में हो उधर, और शिमला की तरफ चलेगा, दिल्ली से मसूरी की तरफ चलेगा, बर्फ में हो, और वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, और कभी कभी ऐसा हो गया कि माइनस में भी आ गया, -0 -1 में भी आ गया। लेकिन आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहेगा? आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर करेगा क्या? ठंडे हो गए तो मर ही गए ना, ठंडा पड़ गया मर गया। अपन देखते हैं अरे ठंडे पड़ गए भैया, गए काम से, बोलते हैं ना कि यार अब तो ठंडे पड़ गए, अब नहीं बचेंगे। तो ठंडा पड़ गया मतलब गया काम से, बचना है नहीं उसको। तो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रोल जो करता है बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करना। एक हमारा बॉडी का टेम्परेचर का एक क्राइटेरिया होता है 98.1 से लेकर 98.9 तक, अधिकतर बहुत हेल्दी माना जाता है ये। 97.5 के आसपास भी रहता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्दी जो माना जाता है वो 98.1 से लेकर 98.9 तक माना जाता है। कभी इसके बीच में हो तो जो है हमारी बॉडी अपने आप को सरवाइव करने में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। किस तरीके से दे सकती है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई वायरल आया या कोई बैक्टीरिया आया, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर क्या करेगा? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास में एक सिग्नल जाएगा जो पहले 98 को नॉर्मल आपका टेम्परेचर मान रहा था, वो बोलेगा कि यार ऐसा नहीं होगा, इस जो वायरस है इससे लड़ने के लिए हमें थोड़े बॉडी के टेम्परेचर की जरूरत है। आप शरीर में बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाओ, और यदि शरीर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उस वायरस से और उससे लड़ पाएंगे, बहुत आसानी से लड़ पाएंगे। देखो इसकी रेंज बहुत ज्यादा भी बढ़ गई तो भी राम नाम सत्य हो जाएगा, कम होगा तो राम नाम सत्य हो ही जाता है, ज्यादा होने से भी राम नाम सत्य हो जाता है।
तो इसका एक, जैसे ब्लड का पीएच वही रहता है, हम लोग बोलते जरूर है कि 7.35 से 7.4 आपका ब्लड एसिडिक हो गया, कुछ नहीं होता है, चेक करवाओगे तो नॉर्मल ही रहेगा। ब्लड का पीएच कभी बढ़ता घटता नहीं, नॉर्मल कांस्टेंट ही रहता है, शरीर उसके लिए लगातार काम करता है, केवल एक तरफ झुकता है, शरीर उसको मैनेज नहीं कर पाता है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं और हमारे पेशेंट को ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही हम बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर ले तो हम पेशेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कई सारी बीमारियां पैदा होती है बॉडी के टेम्परेचर का इनबैलेंस होने के कारण से, वो बैलेंस नहीं हो पाता है क्योंकि रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया है तो हमारा शरीर अपने आप को गर्म करता है और उन वायरस बैक्टीरिया से लड़ लेता है। कुछ दवाइयां होती है जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए देते हैं हम लोग, पैरासीटामोल होती है, तो वो हमारे हाइपोथैलेमस के उस रिसेप्टर्स के पास में, उस सेंसेशन के पास में काम करती है कि भैया आप जो है इसको कम करो, और बॉडी के टेम्परेचर को, और आप वो धीरे धीरे पसीना लाती है और बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती है और आपको लगता है बुखार उतर गया, ऐसा हमें लगता है। अब इसका केवल बॉडी के टेम्परेचर का यूज कोई वायरस आया या वहां नहीं हुआ, एक व्यक्ति के जन्म में, मतलब एक ओवम के स्पर्म के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन के लिए भी बॉडी के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आप वेद को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उस दिन महिला सबसे ज्यादा योग्य होती है बच्चा बनने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, जब उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो। उसका लक्षण क्या मिलेगा आपको? उसका लक्षण गुरुजी बताते थे कि उसके चेहरे में लालिमा आ जाएगी, लाल रेडनेस आ जाएगी। यदि उस दिन इंटरकोर्स किया जाए तो बच्चे पैदा होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक बच्चे के जन्म से ही बॉडी के टेम्परेचर का यूज होना चालू हो जाता है। एक फर्टिलाइजेशन के लिए भी, एक ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए भी बॉडी के टेम्परेचर का यूज होता है। यहाँ तक कि हर मंथ जो मेंसेस आता है उसमें जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है उसको टूटने के लिए भी बॉडी के टेम्परेचर का यूज होता है। यदि आपका शरीर किसी सिस्ट को खत्म करना चाहता है, किसी फाइब्राइड को खत्म करना चाहता है, किसी स्टोन को खत्म करना चाहता है, तो भी बॉडी के टेम्परेचर का यूज होता है। यदि शरीर किसी चीज को खत्म करना चाहता है तो बॉडी के टेम्परेचर का यूज होता है, और उस यूज में सबसे इंपॉर्टेंट कोई भूमिका निभाता है तो वो होती है ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन और बॉडी का टेम्परेचर मिल जाए तो लाइपोमा को, फाइब्राइड को, सिस्ट को और इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को ठीक किया जा सकता है। पुराने से पुराने इन्फ्लामेशन को भी ठीक किया जा सकता है। अब कई सारे, आप एक नॉर्मली जब क्लिनिकली अनुभव में, मेरे अनुभव में मुझे इतना ज्यादा जानने की इच्छा पैदा क्यों हुई कि यार बॉडी के टेम्परेचर को इतना ध्यान क्यों दिया जाए। देखिए आप एक जो न्यूरोथेरेपी का एक कार्ड होता है ना, एक कार्ड, आपने उसको कभी ध्यान से देखा हो तो पुराने समय में जब आश्रम में कार्ड होता था, जो पेशेंट कार्ड बोलते थे जिसको हम, उसमें लिखा होता था नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप किस माध्यम से न्यूरोथेरेपी से जुड़े, उसके बाद में आपकी भूख कैसी है, आपकी प्यास कैसी है और आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो मैंने जब वो कार्ड देखा तो मैंने देखा यार गुरुजी भूख के बारे में क्यों पूछते हैं, प्यास के बारे में क्यों पूछते हैं, बॉडी के टेम्परेचर से क्या लेना देना। बॉडी का टेम्परेचर तो वही होता है, फिर क्यों गुरुजी पूछ रहे हैं। और एक डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपको कुछ हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा कि नहीं करेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर जब आप आपातकालीन परिस्थिति में भी हो तो आपको बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए डॉक्टर आपको डोपामाइन देता है। क्या देता है? डोपामाइन देता है कि बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं हो, आदमी मरे नहीं। तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, ठंडा हो गया मतलब राम नाम सत्य हो गया। तो बॉडी का टेम्परेचर मैनेज होना बहुत जरूरी है, चाहे सिस्ट को खत्म करने की बात हो, चाहे फाइब्राइड को खत्म करने की बात हो, चाहे इन्फेक्शन को खत्म करने की बात हो, चाहे इन्फ्लामेशन को खत्म करने की बात हो, चाहे किसी भी ट्यूमर को कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई हो, चाहे वो हिल स्पर की हो, चाहे वो सिस्ट की हो, वहां पर वो चीज जब भी खत्म होगी जब उसको एक अच्छे लेवल का बॉडी का टेम्परेचर मिल पाएगा। यहां तक कि बच्चा भी तभी होगा, फर्टिलाइजेशन भी तभी होगा जब बॉडी का टेम्परेचर का लेवल वो होगा जिससे वो फर्टिलाइज हो पाए, वो फूट पाए, नहीं तो फूटेगा ही नहीं, वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। हमारे क्लिनिक में सबसे पहले यदि कोई महिला इनफर्टिलिटी की आती है तो हम उसके घर वापस भेज देते हैं, बोले 8 दिन बाद आना दिखाने के लिए। सबसे पहले 8 दिन के बॉडी के टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करिए आप। और 90% पेशेंट को देखा, मतलब मेरी लाइफ का जितने भी केसेस है, अभी भी एक केस सोल्व हुआ अभी 4-5 दिन पहले, बड़ा धन्यवाद मिला, बड़ा शुक्रिया मिला। सबसे बढ़िया तरीके से मैं इनफर्टिलिटी के केस को ठीक हमारे क्लिनिक में होते हैं
तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो है बॉडी का टेम्परेचर। हमें मालूम है यदि हमने बॉडी के टेम्परेचर को 98.9 के आसपास कर दिया तो 100% जो है, कुछ भी थोड़े बहुत स्पर्म भी काउंट कम होंगे, थोड़ी उनकी व्यवस्था भी कम होगी, फर्टिलाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा, फॉलोपियन ट्यूब भी ब्लॉकेज होगा, और वो आ गया है और सही से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो काम चल जाएगा। सबसे पहले कुछ मत करो, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर लो। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। कोई मेंसेस पेन की पेशेंट आ रही है जो कभी मेंसेस पेन बंद ही नहीं हो गया, दवा खा के थक गई है, उनकी इंडोमेट्रियम की लेयर टूट नहीं पाती, कुछ नहीं करना है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दो, ठीक हो जाएगी। कोई पेशेंट आई जिसको पोलिप्स का लेवल बढ़ गया, देखो ऑक्सीजन और यहाँ जुड़ा हुआ है, पोलिप्स का लेवल बढ़ गया मतलब पोलिप्स बढ़ गए नाक के अंदर। कब बढ़ेंगे पता है? जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा तब ये एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, पोलिप्स बढ़ेंगे। और किन के बढ़ेंगे? जो बॉडी के टेम्परेचर को सही से मैनेज नहीं करते। जैसे हमने पानी के बारे में बात करी एज अ पेशेंट लेवल पे और न्यूरोथेरेपी लेवल पे, ऐसे ही हम लोग जो बात करेंगे इसकी भी एक न्यूरोथेरेपी लेवल पे भी करेंगे और एक एज अ पेशेंट लेवल पे भी करेंगे कि किस तरीके से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज रखने के लिए, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए एज अ पेशेंट होके किन किन चीजों की सावधानी रखना चाहिए, और एज अ न्यूरोथेरेपी के पार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। आप सब लोग जुड़े हुए हैं? मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया है, शानदार बात है। सब लोगों को मजा आ रहा है। ज्योति जी दीक्षित ने बोल दिया, मंजू जी ने बोल दिया, मोहित जी ने बोल दिया है, कई सारी तालियां बज गई है, दिलीप जी ने बोल दिया है, बहुत बढ़िया। तो इस बार एक निवेदन भी है आपसे सब लोगों से मेरा, वापस से मैं निवेदन कर रहा हूँ, 280 लोग 70-80 लोगों से निवेदन है मेरा कि मेरी क्लास बहुत मजेदार हो जाएगी, मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा आप सब लोगों का, आप सब लोगों का प्रेम मिल जाएगा। जिस ग्रुप से आपको लिंक मिली है उस ग्रुप में आपको शेयर करना है, वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, ये आपको शेयर करना है। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 250 लोग जो है उस पर शेयर जरूर करें, और कोशिश करें कि सुबह की बात इस बात से बड़े अपने क्लिनिक में, अपने डेस्क में जो एक वो चीज होती है उसमें निकाल के रखे, वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे एक शेयर भी कर दें तो आप, ये चीज मजेदार भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, कल्पना जी ने बोला कि बहुत बढ़िया सर, क्लास में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। कुछ लोगों का रिवीजन भी हो रहा होगा जो मुझसे पहले से पढ़े होंगे। तो फिर वापस से आ जाते हैं हम लोग कि कहाँ हम सिस्ट फाइब्राइड को ठीक करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो है बॉडी का टेम्परेचर यूज कर लो तो मालूम पड़ जाएगा कि उसका वो दिक्कत है। एक व्यक्ति थका थका सा मालूम हो, देखो आयुर्वेदिक और नेचुरोथेरेपी एक साइंस बोलता है कि पेट नरम, पैर गर्म और सर ठंडा मतलब आदमी ठीक है। और जिस व्यक्ति के पेट ठंडे हैं मतलब समझ जाओ कि उसको आपकी जरूरत है, उसने उसका टेम्परेचर बिगाड़ के रखा हुआ है, उसको आपकी आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले हम बात कर रहे थे पोलिप्स के बारे में। तो ये पोलिप्स जो बढ़ते हैं ना, अधिकतर उन महिलाओं के बढ़ते हैं, जिन महिलाएं या उन पुरुष के बढ़ते हैं जो ज्यादा लंबे समय तक बाथरूम में नहाते हैं, सर में पानी डालते हैं डायरेक्ट, और पानी डालने के बाद चोटियां बना लेते हैं, और चोटी बनने के बाद उनके कई घंटों तक उनके बाल गीले रहते हैं। वो गीले रहते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर का तो काम है बेचारे की कि हर चीज के टेम्परेचर को मैनेज करना। तो या तो बॉडी के टेम्परेचर को अच्छे काम में यूज कर लो या आपके बाल सुखाने में खर्च कर लो। 90% महिलाएं अपनी बॉडी में, एक एज अ पेशेंट लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, महिलाएं अपने बॉडी का गलत इस्तेमाल करती है, बॉडी के टेम्परेचर का गलत इस्तेमाल करती है अपने बालों को सुखाने में। जब बालों को सुखाने में आप देखेंगे ना, अधिकतर ऐसी महिलाएं जिनको पोलिप्स हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और वो बीमार होंगे। तो पोलिप्स होगा, साइनस होगा, एलर्जी होगी, सब तमाम तरह की चीज तो होगी। लेकिन साथ साथ में जो है उनको जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां और भी आ जाएगी। तो पोलिप्स का ठीक होना बहुत जरूरी है, तो ऑक्सीजन अच्छा रहेगा। और पोलिप्स को ठीक रखना है तो बाल को एज अ पेशेंट लेवल पे, बाल को आपको पेशेंट को समझाना है कि जब भी आप बाल धोएं तो आप उसको जो है तुरंत सुखा लें। कोशिश करें बाल को कम से कम धोएं। और स्पेशली जब आपका मेंसेस आने का समय होता है, जब आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर टूट रही हो और आपको सबसे ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर की जरूरत हो, या आप ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जहां एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई हो और आप उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को वेस्टेज यूज करना बंद कर दें। कोशिश करें कम से कम बालों को धोएं। वो महिलाएं जो पहले महीने में एक बार नहाया करती थी मेंसेस के बाद में ही, और फिर पूरा महीना ऐसा निकलता था, वो ज्यादा अच्छी हेल्दी थी, उनको अर्थराइटिस की बीमारी कम होती थी, उनको रूमेटाइड अर्थराइटिस बहुत कम होता था। रूमेटाइड अर्थराइटिस में पानी के लेवल का बहुत बड़ा रोल है। कई महिला आपके पास बोलेगी आके, थोड़े से यदि आप ग्रामीण इलाके में क्लिनिक चलाते हो, कि साहब हमारा ये गठिया का रोग तब हुआ जब मुझे बच्चे हुए थे
उस समय में पानी की परहेज नहीं कर पाई, पता है आपको। आफ्टर डिलीवरी जो है पहले महिलाओं को पानी की परहेज भी कराया जाता था, क्यों? क्योंकि शरीर ठंडा नहीं हो, अपने आप को मैनेज कर पाए बहुत आसानी से। और 7 दिन, ये 7 दिन जो है मेंसेस के नहाने के लिए मना किए थे, इसलिए मना किए जाते थे क्योंकि यहाँ आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एंडोमेट्रियम की लेयर को साफ करने में लगा हुआ है, उसको अच्छे से व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, तो दर्द कम हो जाएंगे। ऐसी महिलाओं को ज्यादा दर्द रहेंगे जो अपने बाल धो के घंटों तक बांध के काम करती रहती है। उनकी मजबूरी उनको बता भी दिए, लेकिन आप लोग बताएं उनको तो उनको फायदा मिलेगा। पोलिप्स होगा तो ऑक्सीजन की लेवल कमी होगी, और ऑक्सीजन होगी तो कई सारी बीमारियां होगी। पहली चीज हो गई कि बाल को सूखा रखें, यदि धोते हैं तो जल्दी सुखाएं। दूसरा, बॉडी के लेवल को बैलेंस करने के लिए गुरुजी बोलते हैं बहुत बढ़िया कि जब भी आप उठें तो राम का नाम लें, थोड़ी देर बेड पे रहें, और बेड पे रहने के बाद में नंगे पैर जमीन पे ना रखें, या तो फर्श पे रखें, थोड़ा सा चले या चप्पल पहने फिर थोड़ा चलें, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज होने दें, उसके बाद आप फर्श पे रखें, नहीं तो आप एलर्जी के पेशेंट बन जाओगे। मतलब सुबह सुबह छींक छाक आना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हो सुबह सुबह छींके बहुत आती है लोगों को। अब आप ट्रीटमेंट देख के देखना, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करके देखना, जहां रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे ना, सारे ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन जहां रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे ना, वहां आपके रिजल्ट में 4 चांद लगाने वाला है ये बॉडी का टेम्परेचर को मैनेज करने वाला ट्रीटमेंट, जबरदस्त तरीके से। बॉडी के अंदर अब आपने समझ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार हमें जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक जो है बॉडी में बॉडी के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। 2 तरीके हो गए जहां पर हमने समझा कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हमें मैनेज करना है, हमें फालतू बालों को सुखाने में बॉडी के टेम्परेचर को वेस्ट नहीं करना है, हमें नंगे पैर जमीन पे नहीं रखना है। वही वेद की शुरू वाली बातें, स्वस्थ जीवन बिताने वाली बातें, ये कमाल करती है पेशेंट के जीवन में, उसको ठीक करने के लिए लाजवाब व्यवस्था को निभाती है। आपको एक एक सूत्र बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत लाजवाब है। गुरुजी ने बड़ी रिसर्च, बड़ी व्यवस्थाओं के साथ में आपको ये दिया है, और ये गजब का है। ये सब चीजें, इसकी उत्पत्ति जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब वेदों से हुई। जब वेदों से मैंने पढ़ा कि यार गुरुजी ने ऐसा कहा क्यों, जब उसके बारे में और स्टडी हुई, पेशेंट आए, उनके साथ अनुभव हुए, तो दिमाग के दरवाजे खुले और चीजें और आगे बढ़ी। तो वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। तो यहाँ पर अब हम ये समझेंगे कि यार ये न्यूरोथेरेपी लेवल पर हम जो है बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में बहुत शॉर्ट सा ट्रीटमेंट है, 6 मेडुला, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने का काम होता है। लेकिन इसमें 4 चांद लगा देता है विड्रॉल ट्रीटमेंट। विड्रॉल ट्रीटमेंट वो जब कोई आदमी के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हो। विड्रॉल सिम्टम्स किस आदमी के अंदर आते हैं? अधिकतर उन आदमियों के अंदर आते हैं जैसे कोई आदमी ने लगातार किसी चीज का नशा था, जैसे चाय का नशा था, किसी आदमी को शराब का नशा था, और वो नशा उसने छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया, तो उसके अंदर जो विड्रॉल, कमजोरी आना, उल्ट वॉमिटिंग जैसी इच्छा होना, सिर दर्द होना। अब सिर दर्द होना विड्रॉल ट्रीटमेंट चाय को छोड़ने के बाद हो गए। एक व्यक्ति को विड्रॉल सिम्टम तब भी आ जाते हैं जब वो किसी चीज से, जैसे कि अभी एक हमारे पास डिप्रेशन की पेशेंट है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आए। कैसे आए? वो अपने परिवार से अलग रह रही थी, अपने हस्बैंड के साथ में। उनके हस्बैंड जो है बैंक में जॉब कर रहे थे, और वहाँ किटी पार्टी में जाती थी, मस्त रहती थी, और शानदार तरीके से घूमते थे, अपने जीवन को अपने तरीके से चला रहे थे। ये उनका रूटीन था, ये उनका एक तरह का नशा था जीवन का, जिस तरीके से जीवन को फॉलो कर रहे थे। हुआ क्या, अचानक से उनका हस्बैंड का बैंक का ट्रांसफर हो गया, और कहाँ हो गया? अपने घर हो गया। अपने घर मतलब जहां पर वो रहते थे। अब उनके हस्बैंड पहले क्या होते थे, आराम से जो है बैंक आ जाते, चले जाते थे। अब यहाँ जिस जगह हुआ, बड़ी जगह, वहां बैंक में चले गए, एक बार ज्यादा दूर भी जाना पड़ता था, वापस आ नहीं सकते थे। घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उस तरीके से जीवन नहीं जी पा रहे, तो गुस्सा हो गए, चिड़चिड़े हो गए, बच्चों से प्रेम खत्म हो गया, नींद आना बंद हो गई, सोचने लग गए बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ यहाँ पर? मतलब आप समझ रहे हैं ना उस बात को, कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, कि व्यक्ति जो है उसकी सिस्टम बदल गया, मतलब उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग गए। तो जहां पर भी विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाए, जो परिस्थितियां बदली, वहां पर हम विड्रॉल ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए कोई बॉडी में किसी थेरेपी ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, तो वो है विड्रॉल ट्रीटमेंट। विड्रॉल ट्रीटमेंट के साथ में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आग जरूरी होती है, लेकिन आग में घी भी जरूरी होती है, और घी के साथ में हवा भी जरूरी होती है। यदि आप आग को जलाने की कोशिश करें और उसमें ऑक्सीजन नहीं लाए, मतलब हवा नहीं लगे, तो फिर वो आग जलेगी नहीं। तो यहाँ पर आप बॉडी का टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं लाइपोमा को ठीक करने के लिए, तो यहाँ दूसरी जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी ऑक्सीजन के लेवल की।
तो यदि आप विड्रोल ट्रीटमेंट के साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का यूज कर ले, दोनों को सम्मिलित कर ले, ऑक्सीजन विड्रोल ऑक्सीजन, इस ट्रीटमेंट का फार्मूला ऐसा बनता है, पहले ऑक्सीजन दिया जाए, फिर विड्रोल दिया जाए, फिर ऑक्सीजन दिया जाए, तो पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम विड्रोल का केवल अभी तक ये यूज करते थे कि यार बॉडी का टेम्परेचर कम हो तो इस्तेमाल कर लो, या फिर कोई नशे वाला व्यक्ति आया उसको विड्रोल सिम्टम दिख रहे हो तो यूज कर लो। तो बहुत कम लोग होंगे जो विड्रोल ट्रीटमेंट का यूज कर रहे होंगे, लेकिन अब आपकी लाइफ में विड्रोल ट्रीटमेंट का यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर यूज होगा काय का, आपके पास में इनफर्टिलिटी का केस आएगा, आप जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हो केवल बॉडी का। श्याम जी चौहान ने पूछा विड्रोल ट्रीटमेंट बता दे, प्लीज कोई दूसरा व्यक्ति जो है विड्रोल ट्रीटमेंट टाइप करके जो है ग्रुप के अंदर डाल दे, तो मालूम पड़ जाए कि किस तरह का विड्रोल ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से काम करता है। कुछ लोगों को पता नहीं है। जबरदस्त ट्रीटमेंट है, छोटा सा है लेकिन जबरदस्त तरीके से काम करता है, ऑक्सीजन विड्रोल और ऑक्सीजन। अब आपके पास कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ जाए और महिला का बॉडी का टेम्परेचर 96.8 के आसपास, देखो अधिकतर मेरी स्टडी ये बोलती है 97, 96 अभी तो मैं लेटेस्ट आपको रिसर्च बताऊंगा, देखो मेरे मोबाइल के अंदर बताऊंगा, तो जो है वो उन्होंने महिला ने अपना जो बॉडी का टेम्परेचर चेक करके भेजा वो 95 के आसपास ही था, उससे ज्यादा था ही नहीं, लेकिन उनको जो है कंसीवनेस आ गई है विद इन 1 मंथ में, और हमने कुछ नहीं काम करा, केवल विड्रोल के ऊपर काम करा था, मतलब हमने उनके बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर काम करा। उनको तो हमने रेगुलर थेरेपी भी नहीं दी, हमारे पास से काफी दूर थे, तो हमने कुछ नहीं, उनको 6 मेडुला सिखाया और 4 थायराइड सिखाया, केवल 6 मेडुला सिखाया और 4 थायराइड सिखाया, साथ में हमने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी सिखाया। तो एक छोटा सा ऑक्सीजन ट्रीटमेंट में भी आपको सिखा दूंगा। यदि आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो रेगुलर आपसे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, और यदि आप उनको थेरेपी सिखाते हैं, तो आप 6 मेडुला और 4 थायराइड सिखा दे बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, और साथ में एक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सिखा दे। एक ऑक्सीजन जो हमारा न्यूरोथेरेपी काम करता है, जबरदस्त तरीके से काम करता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला और बताऊंगा कि आप पेशेंट को, यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपको लगता है इसको ऑक्सीजन की बार बार जरूरत है, इसकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं गया, अपन तो हमारा पेशेंट ठीक होगा, तो आप घर पे उसको एक क्रिया बता सकते हैं। कोशिश करें ये क्रिया का आप अभी करें मेरे साथ में, और अपना अनुभव भी देखें। सब लोग अपने जो म्यूट तो रहे, लेकिन आपने वीडियो ओपन कर सकते हैं, सारे लोग अपने वीडियो ओपन कर ले 2 मिनट के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो ओपन शायद सब कर सकते होंगे, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती होगी। फिर मैं आपको एक बहुत छोटा सा शार्ट सा ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आप सेल्फ अभी करें और अनुभव भी करें कि यार ऑक्सीजन का लेवल इस तरीके से भी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। साथ में 6 मेडुला 4 थायराइड लें, जबरदस्त। जिसको जैसे लाइपोमा है, तो लाइपोमा पेशेंट आपके पास कितने दिन तक आएगा, तो महादेव जी ने विड्रोल ट्रीटमेंट लिख के भेज दिया है, 6 मेडुला 4 पैरा 7 लीवर 4 थायराइड 2 और 4 थायराइड, आप सब लोग यहाँ से ले ले। तो मैं आपको छोटा सा ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हम जो लेते हैं, उसके अलावा भी एक छोटा सा ऑक्सीजन बढ़ाने का एक तरीका बताऊंगा जो जबरदस्त तरीके से काम करता है। अपने पेशेंट को मैं लगातार सिखाता हूँ, स्पेशली उन बच्चों को सिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो नीट वगैरह की एग्जाम की तैयारी करते हैं। बोलता हूँ आपकी नीट में बहुत अच्छा एग्जाम लाना है तो अपने अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ाओ। और एनर्जी, हमारे शरीर में हमारे भोजन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। उसका सबसे प्यारा भोजन ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को आप अपने घर में बढ़ा सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए हल्का सा हाथों में मालिश कर लें, और हल्का सा मालिश करके सबसे पहले अपने जो चेस्ट होते हैं इनके ऊपर हल्की हल्की क्लैपिंग करना शुरू करें। जितना नीचे की तरफ जा रहा है उतना नीचे की तरफ भी करते हैं, पूरा नीचे की तरफ करें, फिर लंग्स में करें दोनों हाथों से, फिर ये चेस्ट में करें, अपने दोनों हाथ की भुजाओं पे करें। ये थोड़ा 1 घंटे का आपकी जो थकान है ना, ये भी कम हो जाएगी। थोड़ा गले में, थोड़ा चेहरे पे। महादेव जी आप भी करिए, बहुत बढ़िया। वापस से हाथों में, अब थोड़ा सा पैरों में, पैरों में भी कर लीजिए सब। वापस से एक बार, वापस से लंग्स में। अब फील करिए थकान कम हो गई, पढ़ाई की थकान कम हुई थोड़ी सी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा थोड़ा सा। मंजू जी ने बोल दिया, ज्योति जी ने बोल दिया, बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लक्ष्मी जी ने बोल दिया, न्यूरोथेरेपिस्ट ने बोल दिया, आदर्श जी ने बोल दिया, गुरप्रीत जी ने बोल दिया, डॉक्टर दिलीप धनकर जी ने बोल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट है जिससे आप
बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हो। अब इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? एक तो अपने पेशेंट को सिखा सकते हो, दूसरा यदि आप एक स्पेशल पेशेंट को देखने जा रहे हो जिसको आपको लगता है कि यार ये अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देगा, या एक बहुत बड़ा व्यक्ति है और मैं थका हूं, मैं थक गया हूं अभी हाल फिलहाल। हालांकि न्यूरोथेरेपी देने से कभी कोई पेशेंट, कोई न्यूरोथेरेपिस्ट थकता नहीं है, लेकिन यदि आपको थकान लगे और आप एनर्जी के साथ किसी पेशेंट को थेरेपी देना चाहते हैं तो आप भी स्वयं भी ट्रीटमेंट ले लें। थोड़ा सा कर ले जाने से पहले आप एनर्जेटिक हो जाओगे, आराम से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाओगे। तो यदि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया है और आप बॉडी का टेम्परेचर का यूज कर रहे हो, तो आप जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक की बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। यहाँ पर सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे? आपको थर्मामीटर से नापना सबसे जरूरी है। सेकंडली, यदि कोई पेशेंट आता है जिसके पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो, जिनका शरीर थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता हो, नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा ठंडेपन की तरफ ज्यादा रहते हो, थके थके से रहते हो, तो ऐसे पेशेंट को भी आप जो है विड्रॉल ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल ट्रीटमेंट दे सकते हो। उनको आप दूसरे ट्रीटमेंट चला रहे हो, सिस्ट के बिल्कुल चलाओ, टू पेन चलाओ, आप फाइब्राइड की ट्रीटमेंट चलाओ जो आपको अच्छा लगता है, मेटाबॉलिक इंप्रूव करो, उनका सब करो, लेकिन साथ में आप हफ्ते में एक दिन, वापस से बोल रहा हूँ ये ब्रह्मास्त्र है, रोज रोज देने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी देने वाले ट्रीटमेंट है। यदि लेकिन इनफर्टिलिटी में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो और कोई पेशेंट आपके पास में आती है जिसका बॉडी का टेम्परेचर 97 से कम है, वहां फिर आप रोज एक ट्रीटमेंट, सिंगल ट्रीटमेंट रेगुलर चलाइए। आप देखेंगे विद इन 1-2 मंथ में उनको जो है उनकी इनफर्टिलिटी दूर होके और उनको जो है कंसीवनेस आ जाएगी। तो ये कंसीवनेस के लिए जबरदस्त काम करता है। और जहां हार्मोनल इनबैलेंस हो, जहां ओवेरियन सिस्ट हो, इसको पीसीओडी कहा जाता है, वहां पर केवल पॉलिप चेक करो, पॉलिप से ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बातें बताओ, सर के पानी का बाल गीले नहीं रखना है। तीसरी बात बताओ, डायरेक्ट नंगे पैर जमीन पर रखना है। और आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो देते रहो, साथ साथ में जो है केवल एक ट्रीटमेंट आपको बैलेंस कर, एक ये ट्रीटमेंट ऑक्सीजन विड्रॉल और ऑक्सीजन हफ्ते में एक बार दे दो, उनकी पीसीओडी बहुत जल्दी खत्म होने लग जाएगी, बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा, उस जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको बहुत जल्दी आसानी से खत्म कर देगा। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। यदि आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, परमानेंट खत्म करना चाहते हो, किसी के ज्वाइंट में जमा हो गया है, आप यूरिक एसिड का आपने जो अभी तक ज्ञान है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन वीक में एक बार उस यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप ऑक्सीजन विड्रॉल और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए। और 6 दिन तक उससे पूछिए कैसा लग रहा था, और 7वें दिन जिस दिन आपने ट्रीटमेंट के साथ ऐड करा है कौन सा ऑक्सीजन विड्रॉल और ऑक्सीजन, उस दिन 8वें दिन उससे पूछिए कि सर आज कैसा लगा। 99% चांसेस है, यदि उस व्यक्ति ने अलग से कुछ काम नहीं किया, उसकी जीवन शैली वैसी है, तो बताएगा सर आज तो मजा ही आ गया, आनंद आ गया है, आज का अनुभव तो हरि का अनुभव है, आज तक मेरे जीवन में जो है इतना लाभ मुझे यूरिक एसिड के दर्द में नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो यूरिक एसिड जहां पर भी एबनॉर्मल चीज है जिसको नहीं होना चाहिए और वहां प्रेजेंट है, उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपके पास में आज सबसे बढ़िया बेहतरीन शानदार फार्मूला आ गया है, वो है ऑक्सीजन फार्मूला और विड्रॉल फार्मूला। मतलब आप ये जो मैंने 2 ट्रीटमेंट बताया ना, 2 ADR और विड्रॉल और ऑक्सीजन, विड्रॉल जो ट्रीटमेंट है बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशन, जिस तरीके से हम बॉडी के पीएच को मैनेज करके कई सारी बीमारी को ठीक कर लेते हैं ना, लेकिन कभी कभी हम फंस जाते हैं ना, उसकी चाबी है ये। क्या है? उस ताले को तोड़ने की, जो ताला बंद है और जो न्यूरोथेरेपी से टूट नहीं रहा था, वो ताला टूटेगा, किससे टूटेगा? ऑक्सीजन और विड्रॉल से और 2 ADR से। 2 ADR डिप्रेशन, महिलाओं, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, क्योंकि अधिकतर फीमेल में आप देखेंगे कि लो बीपी रहता है, बीपी लो रहता है। जहां बीपी लो मिल गया और इनफर्टिलिटी के पेशेंट मिल गए आपको, अरे फिर तो मजा आ गया, फिर तो 2 ADR भी दे दो, विड्रॉल भी दे दो और ऑक्सीजन भी दे दो, मजा आ जाएगा। कोई पेशेंट थका हुआ है, दर्द है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, थके थके महसूस करते हैं, एनर्जी नहीं बची उनकी लाइफ में, बड़ा ड्राइनेस आ गई, सूखापन आ गया जीवन में, आप 2 ADR दो, उनके जीवन में मजा आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा। उनकी बीमारियां तो ठीक हो ही जाएगी लेकिन जीवन उत्साहित हो जाएगा। जब जीवन उत्साहित होता है तो बीमारी स्वयं ठीक हो जाती है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी चीजों को। तो ये मेरे सब जीवन के अनुभव है जिनने मुझे न्यूरोथेरेपी के इन विषयों को जानने का व्यवस्था दी। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको इसमें, तीसरी चीज ऐड करूंगा जो जिसकी मैं अभी तक चर्चा कर रहा था। हम और भी अभी ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के साथ में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे पेशेंट को जो इनसे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन मेरे जीवन के अंदर मैं आपको एक अनुभव और बताऊं, मेरे जीवन में जो पेशेंट बढ़े ना मेरे, उनका राज यही है। क्या राज है? कि जब एक पेशेंट, जब आप
कई अच्छे से इस विधा को जानने का प्रयास करते हैं, न्यूरोथेरेपी को जानने का प्रयास करते हैं। जब वेद को आप बार बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर नए नए सिग्नल पैदा होते हैं, और वो सिग्नल आपको वो चीज का अनुभव करवाती है कि यार गुरुजी किस तरीके से एक पेशेंट को देखते थे और कैसे अनुभव करते थे वो। मतलब उन्होंने आर्टिज्म के लिए अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने जो है यदि माँ को फोलिक एसिड की कमी है तो उनके पुत्र के अंदर ये कमी हो जाएगी। आप किसी इन्फाक्ट मतलब छोटे बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं जो बता नहीं सकता आपको क्या है, तो आप उसकी माँ के पेन पॉइंट चेक करके उसको थेरेपी दे सकते हैं। तो वो जो व्यवस्था है जो गुरुजी के मन के अंदर पैदा हुई, जब वो बार बार पढ़ोगे ना तो वो भाव आपके अंदर भी पैदा होंगे, और जब वो भाव आपके अंदर पैदा होंगे और फिर उस भाव से आप इस पेशेंट को देखेंगे तो आपकी लाइफ में एक नया ट्रीटमेंट निकल के आएगा जिसको आप अपने पर्सनल लॉजिक से उसको ट्रीट करेंगे। और जो पर्सनल लॉजिक से जो पेशेंट ठीक ठीक होगा आपके, जहाँ लॉजिक डेवलप होगा, जहाँ आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा। एक तो रटी रटी व्यवस्था है कि भैया एक बैक पेन का पेशेंट आया तो हमें इंजुरी ट्रीटमेंट फार्मूला देना है, रिजल्ट नहीं आया तो यूडीएफ दे देना उसको, या इंजुरी के साथ में हमें लैक्टिक एसिड दे देना, जो भी आपके फार्मूले हो। वो एक तो रटी रटी व्यवस्था है। लेकिन एक गंभीर पेशेंट है जो लोगों से ठीक नहीं हो रहा था और आपने ठीक किया, तो वो आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो वो स्टोरी बनती है, वो आपकी लाइफ के लिए स्टोरी बनती है। और जब आप अपनी स्टोरी को बढ़ाने लग जाएंगे ना, आपके अंदर स्टोरी बढ़ने लग जाएगी ना, तो आपके पेशेंट बढ़ने लग जाएंगे। मुझे किसी ने कहा था, अभी मैं इसको इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे शिष्य मतलब मेरे साथ ही पढ़े, न्यूरोथेरेपी मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि आप इतने बढ़िया तरीके से लोगों की स्टोरी को कैसे शेयर कर पाते हैं दूसरे पेशेंटों के साथ में। तो मैंने कहा स्टोरी बनाना पड़ती है, और वो स्टोरी आप शेयर कर सकते हो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हुआ, जहां आपको लगता है कि यार मैंने शानदार काम किया। आप वो रटी रटी व्यवस्था के साथ काम कर लोगे ना, देखो मैं भी 80-90% तो रटी रटी व्यवस्था के साथ काम करता हूँ, मुझे थोड़ी रोज सोचना पड़ता है हर पेशेंट को। लेकिन कोई पेशेंट आपके पास में अद्भुत आया है और वहां आप अपना लॉजिक लगा रहे हो, वहां उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो जो ठीक नहीं हो रहा है, वो आपकी स्टोरी बनती है। और वो स्टोरी बनती है ना तो वो आपको न्यूरोथेरेपी में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है ना तो न्यूरोथेरेपी करना आपके लिए आसान हो जाती है। एक मेरे जीवन का एक छोटा सा आपको वो सहयोग बताऊंगा कि सन 2011 की बात है। एक डॉक्टर हमारे पास में हिल स्पर का इलाज करवाने के लिए आए। वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आंखों की सर्जरी किया करते थे, मोतियाबिंद की। तो वो गवर्नमेंट के इंचार्ज थे, जिला में थे, तो वो दिन भर जो है वो यही काम था उनका कि जो आंखों की सर्जरी करना उस समय। तो बहुत लंबे समय तक उनको जो है ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहना पड़ता था, उसके कारण से उनको जो है हिल स्पर हो रहा था। अब हिल स्पर के वो जो पेशेंट मेरे पास में आए और आने के बाद में जब हमने उनको ट्रीट किया तो उस समय जब वो मेरे पास पहली बार आए, जब देखो वेद के अंदर छोटा सा एक शार्ट, कई सारी बीमारियों में पढ़ा लेकिन एक छोटा सा शार्ट टर्म था कि हिल स्पर होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो आपको क्या, उस समय तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि हिल स्पर आया तो मुझे कैल्सिफिकेशन को ठीक कर लेना चाहिए, 4 पैरा 7 लीवर 8 चेस्ट 10 एडीआर दे देना चाहिए तो इन पेशेंट को आराम हो जाएगा, या मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेना चाहिए। मेरा शुरुआत करियर था। मैं उनसे मिला, उनकी बातें सब समझी, देखा, और मैंने सबसे पहला सेरोटोनिन फार्मूला दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेडिकल फील्ड से हैं, थोड़े मेंटल प्रेशर ज्यादा है, इनको अपन देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था। क्यों प्रेशर था? क्योंकि मेरे पास में मेरी लाइफ में पहली बार कोई सर्जन ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहा है, तो मेरे ऊपर पर्सनल प्रेशर था कि यार वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है और मुझे तो इसको ट्रीट करना, और जिला अस्पताल से मेरे पास में आ रहा है फोन लगा के स्पेशल, तो मुझे इसको ट्रीट करना है और मुझे इसकी बीमारी को समझना है। पहले दिन तो वो चले गए ट्रीटमेंट लेके, लेकिन उसके बाद मैंने हिल स्पर के बारे में पढ़ना शुरू किया। पहले दिन भी पढ़ा, थोड़े दिन और स्टडी करी, दूसरे दिन भी पढ़ा, तीसरे दिन भी पढ़ा, चौथे दिन भी पढ़ा, पांचवें दिन भी पढ़ा, छठे दिन भी पढ़ा, सातवें दिन भी पढ़ा। सातवें दिन बाद मुझे समझ में आया, 7वें-8वें दिन से, कि यार हिल स्पर वाले पेशेंट को न्यूरोथेरेपी से बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। इसकी ये गाइडलाइन है, ये प्रोटोकॉल है, इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे तो ठीक कर सकते हैं। अब जैसे ही मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई, मेरे दिमाग के अंदर जैसे ये बात आई कि ये प्रोटोकॉल है, और अब मैं जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं हिल स्पर वाले पेशेंट को ठीक कर सकता हूं। उसके पहले मेरी लाइफ का पहला पेशेंट था और हमारे क्लिनिक में हिल स्पर के पेशेंट नहीं आए थे, लेकिन जिस दिन मेरे मुझे कॉन्फिडेंस आया उस दिन अगले दिन मेरे क्लिनिक में 7 से 8 पेशेंट थे हिल स्पर के। कितने पेशेंट थे? 8 पेशेंट थे। तो यदि आपकी क्लिनिक में पेशेंट बढ़ाना हो तो एक तरीका बहुत अच्छा ये भी है कि यदि किसी डिजीज का आपको स्पेशल अनुभव हो जाए कि मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूं और आपके अनुभव में आ गई,
तो प्रकृति एक ऐसी रचना रचेगी, ऐसा खेल रचेगी कि वो पेशेंट स्वयं ही आपके पास में भेजना शुरू कर देगी। वो पेशेंट 7-8 अचानक कहाँ से आए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने मेरी वाइफ से कहा कि देखो कल रात को तो कहा था कि अपन हिल स्पर के पेशेंट ठीक कर सकते हैं, प्रकृति का अद्भुत व्यवस्था तो देखो, हरि की कृपा तो देखो, गुरु जी का आशीर्वाद तो देखो, हमारे क्लिनिक में आज ही 7-8 पेशेंट हिल्स पर के आ गए। तो ये जो पढ़े स्टडी है ना, जो ज्ञान है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और जब आपका किसी बीमारी के प्रति स्पेशल कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो प्रकृति आपको उसके साथ जोड़ देगी, और जब जोड़ेगी ना तो आपके पास में वो व्यवस्था स्वयं शुरू हो जाएगी। हमारे गुरु जी कहा करते थे उस समय कि जो फिट्स के पेशेंट आते हैं ना, फिट्स एक बच्चा आता था उस समय फिट्स के, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन जैसे उसने मछली खाई उसको फिट्स आना फिर से शुरू हो गए। तो गुरुजी कहते थे कि फिट्स में वाटर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इनबैलेंस रहता है, और जो भी समुद्री चीजें खाएगा, मतलब जो समुद्र में पैदा हुई चीज खाएगा, उसको फिट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो फिट्स वाले पेशेंट को गुरुजी मछली खाने के लिए हमेशा मना करते थे। गुरुजी उस समय हमें हमें बताया करते थे कि हमारा संबंध जो है वो डायरेक्ट समुद्रों के ऊपर है। किसके ऊपर है? समुद्र के ऊपर है। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि उनको अमावस या पूनम के अंदर जो है माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और वो तरह तरह के उनको वो होता है, वो स्पेशल डे में ही होता है। क्यों होता है? और ऐसा भी देखा गया है कि मुंबई के समुद्र का वाटर का जल स्तर बढ़ा रहता है अमावस और पूनम के दिन। ये तो ह्यूमन रिसर्च है। तो हमारा शरीर बाहर के पानी से और अंदर के पानी, हमारा शरीर तो बाहर के वाटर लेवल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर के वाटर लेवल के कारण हम दर्द का अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ, घर के अंदर बैठा हुआ, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा बाहर क्या है, लेकिन उसके दर्द का अनुभव देख के वो बता देगा कि बारिश होने वाली बाहर, क्योंकि हम बॉडी एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन का बहुत सारी व्यवस्था हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई है। तो यदि आपके ब्रेन के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, कोई नई थिंक आती है, तो आपके जीवन में भी वो परिवर्तन होना दिखाना शुरू कर देती है। तो आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, पेशेंट की चिंता कभी मत करिए, पेशेंट आपके पास बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन यदि आपको उस फील्ड में ज्ञान है, आप उस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं, तो जो है आपके पास पेशेंट कभी कम नहीं। और उसके लिए सबसे जरूरी पार्ट है, वापस से एक ही पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। वापस से आ जाते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की तरफ। तो हमारा शरीर जो है थर्मो रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। यदि हमारा शरीर ठंडा हो गया तो हमें हमारा बॉडी स्केलेटन जो ऑटोमेटिक मसल्स स्यूरिंग करवाने लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो हमारे शरीर में बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, तो उसके लिए हमारा शरीर स्यूरिंग करवाता है। यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हमारे शरीर पसीना लाता है और बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। जैसे गर्मी में हमारे शरीर में से पसीना ज्यादा आएगा, ठंड में से हमारे शरीर में पसीना कम आएगा। तो हमारा शरीर लगातार एक फंक्शन करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको नेट पे पढ़ने को मिल जाएगी, इसलिए मैं बताने में ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक परिचय दिया कि ये थर्मो रेगुलेशन ही होता है, हमारा शरीर इस तरीके से काम करता है। बात यहाँ की थी कि हम थर्मो रेगुलेशन का यूज जो है वो किस तरीके से न्यूरोथेरेपी में कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया कि जहां भी एबनॉर्मलिटीज हो, जहां पर भी किसी चीज का ना होना हो और वहां वो चीज हो चुकी है, तो हम बॉडी के टेम्परेचर का इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन का साथ में इस्तेमाल करके उस चीज को डिसोल्व कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। चाहे कैंसर हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे लाइपोमा हो, चाहे फाइब्राइड हो, कभी भी कोई चीज आपको बड़ी हुई दिखे या कोई केमिकल बढ़ रहा हो बहुत ज्यादा, तो भी वहां आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। स्पेशली 30 मेडुला से 80 से 90% लोग मेंसेस पेन जो होता है, यदि आप उनको 30 मेडुला सिखा दो तो मेंसेस में पेन आना बंद हो जाते हैं। 2-4-5 महीने तक लेते हैं। आप 2-2 4-4 5-5 दिन के 30 मेडुला देंगे तो अधिकतर पेशेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिन पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर लो रहता है वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, उसको आपको ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल देना ही पड़ेगा। यदि आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने एक बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट बता दिया आपको शानदार तरीके से। कैसा लगा अपना अनुभव और शेयर करिएगा, तो उसमें अपने को पता लगेगा। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि वो यदि बड़ा ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है तो 6 मेडुला और 4 थायराइड आप उसको सिखा सकते हैं। तो उसका बॉडी का टेम्परेचर, बाकी आप थेरेपी आप जो चला रहे हैं वो चलाते रहें। उनको जो मेंसेस में लगातार पेन आ रहा है, कई पेशेंट होंगे वो मेंसेस के पेन से निजात पालेगी, वो महिलाएं, वो बहनें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेगी। और स्पेशली हाँ, अभी मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर मित्र, वो विड्रोल ट्रीटमेंट से इतने प्रभावित हुए कि पूछो मत। एक दिन रात्रि में उनके साथ रुकना हो गया किसी कारण से, तो हम एक बेड पे सोए। उन्होंने उनके बेड पे ही बोला सर आप भी सो, तो मैं उनके बेड के साथ सोया। वो मतलब वो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, ऑर्थोपेडिक है वो।
और ज्वाइंट सर्जरी करते हो, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिशियन है, बहुत अच्छा काम भी करते हो। तो उनको एलर्जी हो रही थी, मतलब रात में सोते समय छींकें आ रही थी, बड़े परेशान हो रहे थे। मैंने कहा, क्या हो रहा? बोले यार आज की रोज की व्यवस्था ऐसी रोज रोज होता है मेरे साथ में, बड़ा परेशान हूं मैं इससे। तो मैंने उनको वहीं पे विड्रोल ट्रीटमेंट दिया, केवल लेटे लेटे ही। विड्रोल ट्रीटमेंट बहुत आता है ना, 4-5 मिनट पूरा हो जाता है। मैंने विड्रोल ट्रीटमेंट दिया, उनको तुरंत आराम मिला, उस एलर्जी से उनको तुरंत आराम मिला। और आराम मिलने के बाद 3 दिन बाद फोन आता है, बोले यार अरविंद करके क्या गया था तुमने, क्यों, क्या हो गया? बोले भाई वो जो रात को तुम दबा गए थे ना, पता कुछ कुछ दबा दिया था तुमने, उसका असर आज तक भी है। भाई मेरी कम से कम ये एलर्जी जिससे मैं बड़ा परेशान था, मोन्टेर एलसी ले लेके थक गया था, और बहुत सारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेके थक गया था, मोन्टेर एबी वगैरह सब ले लिया था। उसके बाद तुमने पता नहीं क्या क्या दबा दिया, और वो तो बढ़िया हो गया, वो तो 80% से ज्यादा आराम मुझे यार। मैं वापस से ले लूं क्या, मतलब वापस से आ जाऊं आपके पास में? वो मुझसे 120 किलोमीटर दूर रहते, मतलब मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर घर है उनका। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं, वो थेरेपी बहुत दिन तक काम करेगी, आपका सिस्टम सुधरना शुरू हो गया है, आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप वेट करो, हो सकता है 90% वो अकेला ट्रीटमेंट आपकी पूरी एलर्जी को खत्म कर दे। बाई चांस नहीं कर पाता है तो अपन सेकंड ट्रीटमेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र है ये, इनको बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी कभी बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं, लेकिन सिम्टम्स मिलना चाहिए। उस आपका जो एक क्राइटेरिया उसके अंदर पेशेंट फिट होना चाहिए, जैसे वो पेशेंट फिट हो गया तो आप उसकी ड्राइनेस को खत्म कर सकते हो 2ADR के द्वारा, उसकी इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हो आप विड्रोल और ऑक्सीजन के द्वारा, आप उसके डिप्रेशन को दूर कर सकते हो 2ADR के द्वारा, जबरदस्त तरीके से काम करेगा। पेट के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली वो महिलाएं जो अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती है, या वो महिलाएं या वो पुरुष जिनको 10 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया है और उससे उनको चुभ गया है, वो व्यक्ति दिखता है तो वापस से वही चुभन महसूस होती है। या वो व्यक्ति जिसका अपना जिससे वो बहुत प्रेम करता था, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो बीमार हो गया, या अचानक उसने उसको छोड़ दिया। जैसे कि एक पेशेंट थी मेरे पास में अभी, जिनकी जिनकी जेठानी से बड़ा प्यार था, उन्होंने उनकी जेठानी को ही बहन मान लिया था। जेठानी मतलब वो 2 भाइयों की वाइफ है ना, एक छोटी वाली वाइफ, मतलब एक बड़े भाई की वाइफ, एक छोटे वाले भाई की वाइफ। तो छोटे वाले भाई की वाइफ ने बड़े वाले भाई को बिल्कुल बड़ी बहन जैसा, बड़ी बहन नहीं थी, बड़ी बहन जैसा मान लिया। लेकिन कुछ घर में व्यवस्थाएं बदली, वो बड़ी बहन ने एक दिन मुंह दिखा दिया, बोले तू हट, तू थोड़ी मेरी बहन है। उसके बाद में वो डिप्रेशन में चली गई। मतलब एक व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, उसने आपको भरोसा तोड़ दिया। एक व्यक्ति जिसके आपसे आप प्रेम करते हैं, अचानक से उसका किसी कारण से आपातकाल मृत्यु हो गई, उसके बाद आपको कोई सी भी बीमारी हो जाए, चाहे माइग्रेन हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे घबराहट हो, कुछ भी हो, ऐसा पेशेंट आपके पास में आता है, इज अ वन ओनली वन ट्रीटमेंट, मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट 2ADR वाला। जबरदस्त तरीके से काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली उन महिलाओं पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिनका यूट्रस प्रोलेप्स हो, मतलब यूट्रस अपनी जगह से नीचे खिसक गया हो। तो वो महिला के अपने आप में रहेगी, वो हमेशा गाना गाना सुनती रहेगी, खुद अकेली गाना सुनेगी, सुबह सुबह नीचे बैठ के पैर मुड़ के, उनको बड़ा अच्छा लगता है, पैर को गुड़ी मुड़ी रख के करके सोना बहुत अच्छा लगता है। उनके अंदर, जिन महिलाओं का यूट्रस प्रोलेप्स हो जाता है, उनके प्यार के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, मतलब उनका प्यार सूख जाता है। क्योंकि जब महिला का यूट्रस नीचे रहता है तो पूरा दिमाग प्रॉपर रूप से काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ही बिगड़ जाता है, जो बॉडी का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो वो महिला फिर अपने बच्चों और उनसे सही से प्यार नहीं कर पाती, उसके जीवन में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। वहां पर आपको P.6 WD देना, उसके यूट्रस को ठीक करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको जो ट्रीटमेंट देना है। लेकिन मेंटल लेवल को ठीक करने के लिए आपको सबसे पास अपना बढ़िया ट्रीटमेंट है। यदि आप जो है प्रोलेप्स ऑफ ट्रीटमेंट के साथ में एसिड बढ़ाओ, उसके साथ में आप जो है मल्टीविटामिन वाला फार्मूला ऐड कर देते हैं, तो आप ये समझना उसके अंदर 4 चांद आपने लगा दिए। 3 तो लगा ही दिए थे आपने, ये चौथा चांद लगा दिया, तो पूरे ये 7 अजूबे पूरे हो जाएंगे, उसके जीवन के अद्भुत जीवन हो जाएगा। तो मेंटल लेवल पे जाके 2ADR ट्रीटमेंट जबरदस्त काम करता है, सेल्यूलर लेवल पे बहुत ज्यादा जाके काम करता है, इंट्रा सेल्यूलर लेवल पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे जाके बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। हमारी बॉडी में सोडियम का बहुत बढ़िया यूज होता है, आपको उसका इस्तेमाल सीखना है कि जहां भी थका हुआ पेशेंट आए, डिहाइड्रेशन वाला फील करे, क्रेम्स ज्यादा आते हो, आप 125 DCC या कैल्शियम या मैग्नीशियम के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हो, और वहां पर उसका जो क्रेम्स आना बंद नहीं हो रहा है, वहां पर आप मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हो। एक महिला जिनके जीवन में बहुत सारे काम है, जो अपने फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा जवाबदार है या जवाबदेही है, जो लगातार काम से जुड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, उसके कारण से कोई जीवन में परेशानी आ गई या थक गए वो, तो ऐसे पेशेंट आपके पास में आते हैं।
वहां पर भी आप मल्टी विटामिन वाला 2-ADR ट्रीटमेंट दे सकते हो। एक महिला ने अपने जीवन में सास ससुर के साथ थी, अपने परिवार के साथ थी, बहुत काम किया, उसने भयंकर काम किया, उसने अचानक छोड़ दिया, काम कम हो गया, लेकिन जैसे काम कम हुआ शरीर थक गया और अचानक से बीमारी आ गई, जिसमें स्पेशली एक बीमार होती है फटीग सिंड्रोम की, और एक बीमारी होती है जिसमें जिसको बोला जाता है फटीग सिंड्रोम के साथ में फाइब्रोमाइलेजिया, जहां पर व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है, गर्दन में दर्द होता है। तो फाइब्रोमाइलेजिया में भी थकान, सेल थक जाते हैं, शरीर 3 गुना ज्यादा दर्द महसूस करता है। वहां पर आप न्यू स्टार मॉडिफाइड ट्रीटमेंट के साथ में विड्रोल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, वीक में 1 बार या 2 बार, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। जैसे फाइब्रोमाइलेजिया में रिजल्ट थोड़े स्लो आते हैं, आप गाउट में रिजल्ट ला सकते हो बहुत अच्छे से, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिजल्ट ला सकते हो आप बहुत अच्छे से, आप न्यूरोथेरेपी में जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन यदि आपके पास फाइब्रोमाइलेजिया का पेशेंट आ रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मल्टीविटामिन वाला 2-ADR वाला ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त हेल्प करता है, बहुत शानदार तरीके से भूमिका निभाता है। हालांकि B12 के भी बहुत अच्छे रोल है, तमाम करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं विड्रोल के बारे में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। तो ऑस्मो रेगुलेशन शरीर के 60% भाग को संभाल लिया, और शरीर की जो सबसे बड़ी संरचना जो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जिंदा रखने के लिए। ठंडा पड़ गया तो राम नाम सत्य, बढ़ गया तो राम नाम सत्य, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए। यदि हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो जो है कई सारी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मजा आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। लोगों की बोरियत भी शामिल हो गई, क्योंकि 273 से 252 लोग आ गए, हालांकि 250 से ज्यादा है, तो प्लस माइनस इतना तो चलता रहता है, तो बोरियत भी हो गई, क्योंकि बहुत समझा। मैं वापस इसका ही रिवीजन करूंगा, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ डाउट हो तो अगले गुरुवार वाले सेशन में रख लेते हैं, जैसा महादेव जी कहेंगे वो आदेश देंगे तो आज ही रख लेंगे, या अगले गुरुवार वाले सेशन में रख लेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो ये आपको न्यूरोथेरेपी सीखने की एक, मतलब जानने की एक नई व्यवस्था बताई मैंने, कि न्यूरोथेरेपी को इस तरीके से भी जाना जा सकता है, इस तरीके से भी सीखा जा सकता है। हम छोटे छोटे ट्रीटमेंट का यूज बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। हम सेल्यूलर लेवल पे जाकर, हमारे बॉडी के बहुत बड़े हिस्से पे लेवल पे जाकर हम शरीर के साथ में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छा आराम दे सकते हैं। मैंने कई सारे उदाहरण बताए आपको, जिसमें PCOD से लेके तो इनफर्टिलिटी से लेके तो इंडोमेट्रियम की लेयर के टूटने में जो पेन होता है उससे लेके तो मेंसेस इरेगुलेशन से लेके तो साइनस से लेके तो पेट में इन्फेक्शन से लेके तो लाइपोमा से लेके तो ट्यूमर के सेल्स से लेके तो इन सब में जो है बॉडी के टेम्परेचर का और बॉडी के वाटर लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यदि पानी के बारे में एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, यदि आप बीमार हैं और पानी से इलाज कराना चाहते हैं तो पानी का आप धन्यवाद दें, उसका शुक्रिया करें और उससे कहें कि तू मेरे शरीर में बहुत अच्छे से काम करेगा। वो जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से काम करता है। एक अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बनने की मैंने आपको सारी चीजें इसमें बताई। एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, एक ऑक्सीजन थेरेपी हो गई, बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक बहुत शानदार तरीका भी है जो आपके पेशेंट को रिजल्ट दिलवाने में आपकी मदद करेगा। वेद पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी एक बात है, लेकिन यदि आप उसको और इनहेल्स करना चाहते हो तो अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप एक बार लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि मैं एल्कोलोसिस का पेशेंट हूँ या एसोडेसिस का पेशेंट हूँ। यदि आप एल्कोलोसिस के पेशेंट हैं तो आप नाक से सांस लीजिए और मुखादोती करिए। आपको मालूम है एल्कोलोसिस वाले पेशेंट हो तो किस तरीके से मुखादोती करना है। पहले ऑक्सीजन ट्रीटमेंट लीजिए, फिर उसमें 4 चांद लगाइए। 4 चांद जरूरी होते हैं जीवन में, इसलिए 4 चांद लगा सकते हैं आप उसको मुखादोती करके। आपने ऑक्सीजन थेरेपी ली, उसके बाद मुखादोती कर ली 5 बार। यदि आप एल्कली के पेशेंट है, नाक से सांस लीजिए, मुंह छोटा करके छोड़िए। यदि आप एसिडिक पेशेंट है, आप नाक से सांस लीजिए, मुंह बड़ा करके छोड़िए। आपने ऑक्सीजन ली, ये थेरेपी करी, वापस से ऑक्सीजन ले ली सेल्फ, तो आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा। आप पेशेंट को बहुत अच्छे से थेरेपी दे पाओगे। आपके अंदर सोचने की क्षमता ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगी। आप पेशेंट को बहुत अच्छे से डायग्नोसिस कर पाओगे। उसके साथ में सही से सही जो है वो ट्रीटमेंट का चुनाव कर पाओगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत शानदार सा तरीका है। आप भी लोग इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा सेशन में बड़ा मजा आया होगा, बड़ा आनंद आया होगा। मैंने मेरे जीवन के कुछ चीजें आपके साथ शेयर करी है और बताया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे यूज करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी क्या होता है, देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अधिकतर आप देखोगे ना, तो अब आज की भाषा में तो इसको बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन में उनसे इजाजत लूंगा तो लूंगा, नहीं तो फिर बाद में लूंगा। इसके बारे में बताऊंगा बहुत अच्छे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। पहले महादेव जी से आप अपन वो ले ले, या फिर अगले सेशन गुरुवार में रख ले।
हाँ जी, हाँ जी। इस सत्र को ना अगले गुरुवार को कंटिन्यू करना है, क्योंकि बिल्कुल अगले बिल्कुल। गुरुवार को बहुत अच्छे हमारे मित्र थे जो आ रहे थे सत्र लेने के लिए। जी जी। लेकिन अभी समय और पब्लिक की डिमांड थी कि आपके सत्र एक सत्र में फिर आनंद नहीं आता, फिर आप 2-3 महीने गायब हो जाते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल एक और गुरुवार दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी बातों को विराम नहीं देता हूँ। आज का ये विशेष सत्र गुरुवार का आश्रम प्रसाद मात्र एक चर्चा नहीं, बल्कि परम पूज्य गुरु जी के सूक्ष्म आशीर्वाद का साक्षात अनुभव था। हृदय की अनंत गहराइयों से हम अरविंद पाटीदार जी को आभार व्यक्त करते हैं। आज उन्होंने जिस सरल और आत्मीय भाव से प्राण शक्ति और शरीर के ताप मतलब टेम्परेचर, द्रव्य मतलब पानी, संतुलन के गुण रहस्य को न्यूरोथेरेपी के माध्यम से समझाया, और उसने हम सभी के भीतर स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना जागृत कर दी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ समर्पित पंक्तियां हैं, सुन लीजिए। गुरु चरणों में सिर झुकाकर ज्ञान दीप जलाया है, इंदौर की पावन माटी से स्वास्थ्य का संदेश लाया है। अरविंद जी के वचनों से अनुभव की एक मिठास है, न्यूरोथेरेपी के विज्ञान पर गुरु जी का अटूट विश्वास है। प्राण शक्ति का बोध कराकर सोई ऊर्जा को जगा दिया, ताप और द्रव्य के संतुलन से रोग को भगा दिया। बिना दवा बिना चीरफाड़ काया के कंचन करते हैं, अपनी सेवा और साधना से जन जन के दुख हरते हैं। वेद पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यही यही आपका मूल मंत्र है। स्वस्थ रहे पर जीव जगत में, यही आपका पावन तंत्र है। गुरु जी के स्वप्न को जीकर हर घट में हरि को जगाना है। पाटीदार जी की निष्ठा संग मानवता का मान बढ़ाना है। इस संदेश का सार क्या था? जैसे कि पाटीदार जी ने आज सिखाया, दवाएं केवल रोग को दबाती है, लेकिन गुरु जी की जो न्यूरोथेरेपी है उसे जड़ से मिटाती है। इस पावन सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अरविंद जी का जो टैगलाइन है, वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो आप सब लोगों से निवेदन है मेरा, काफी अभी भी 230 लोग जुड़े हुए हैं। महादेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर अद्भुत क्षमता प्रकृति ने परमात्मा से प्रदान करी है। गुरु जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर भी, चाहे आप उनसे सीख नहीं पाए, लेकिन गुरु जी के वास्तव में आपके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए आप न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और गजब की क्षमता आपके अंदर, अनमोल है आपके वचन जो है। और वेद कैसे पढ़ा जाए उसकी चर्चा करेंगे हम अगले गुरुवार के दिन, महादेव जी का व्यवस्था रही तो। और गजब राकेश जी का और हमारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का, अनूप जी का, जो इस माध्यम यहाँ जुड़ने का मौका उन्होंने मुझे दिया। तो सबका जो है आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।